मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम वॉरलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड है। अध्याय 311 से 320। पूर्वी क्षेत्र की राजधानी। काले भरिंगों ने लेलिन के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत मोटा काला कोट पहन रखा हो। कई भरिंगों ने लेलिन के शरीर को कुतरने की कोशिश की। उनके दांत उसके काले शल्कों पर लगे, जिसके परिणामस्वरूप खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगीं। लेलिन के शरीर से एक काली रोशनी निकली और भरिंगों की परत कांप उठी और गिर गई, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने बाह्यकंकाल को फैलाया और वापस ऊपर चढ़ गए। ये भरिंग अंततः लेलिन के शरीर के एकमात्र उजागर हिस्से तक पहुंच गए, उसकी आंखें। वे उसे अपने शरीर रूपी समुद्र में पूरी तरह डुबा देना चाहते थे। मैंने उन्हें कम आंका था, लेलिन ने बड़बड़ाया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये काले कीड़े इतने परेशान करने वाले होंगे। उसके पास टॉक्सिक बाइल को अंजाम देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। मैं इस जगह कैसे मर सकता हूँ? लेलिन दहाड़ा और ठीक इसी क्षण उसके शरीर के भीतर विशालकाय कैमोइन सर्प का रक्त प्रवाह हिंसक रूप से प्रवाहित होने लगा। जल्द ही लेलिन की पुतलियां अंबर रंग की ऊर्ध्वाधर दरारों में बदल गईं और आकाश की ओर देखते हुए उसने जोर से फुफकार मारी। हिस्सस। ये भयंकर लग रहा था और बहुत भयावह लग रहा था। लेलिन के शरीर से एक जबरदस्त शैतानी आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन काल का कोई शिकारी फिर से जीवित हो गया हो। काली ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकली और उसकी पीठ के पीछे जम गई तथा विशालकाय कैमोइन सर्प का रूप ले लिया, जो आकाश में फुफकारने लगा। तारांकन, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, तारांकन। इस विशाल आघात तरंग के साथ भरिंग, जो लेलिन पर बलपूर्वक रेंग रहे थे, हवा में धूल में बदल गए, मानो उन सभी को गोलियों से मारा गया हो। लेलिन की दहाड़ें अभी भी गूंज रही थीं और उसकी रक्त वाहिकाओं में शक्ति और भावनाएं बेतहाशा बढ़ रही थीं। काचा, स्नैप, तारांकन। आसपास के दर्पणों की सतह पर दरारें पड़ गईं और फिर वे जोरदार धमाके के साथ फट गए, जिससे खोखला स्थान सामने आ गया। फू फू। लेलिन ने अपनी दहाड़ बंद कर दी और जोर जोर से हाँफने लगा। अभी उस महत्वपूर्ण क्षण में उसके शरीर के भीतर विशाल कैमोइन सर्प का रक्त सार फट गया था, जिसने उसके शरीर पर बहुत मजबूत बोझ भी डाल दिया था। वर्तमान में लेलिन चारों ओर से अंधकार में शून्यता से घिरा हुआ था। जमीन पर काले भरिंगों के कटे हुए अंग फैले हुए थे। तारांकन। हु तारांकन। काले भरिंगों के क्षत विक्षत शव हवा में तैर रहे थे और एक महिला का काला चेहरा बना हुआ था, जिस पर लिखा था, प्राचीन विशालकाय कैमोइन सर्प के रक्त से बना एक जादूगर। मुझे भी तुम्हारे शरीर से शराब की बदबू आती है। प्राचीन बायरन भाषा में बोलते समय उसके होंठ फड़क रहे थे। ऐसा लगता है जैसे इसे केवल मनुष्यों की शुद्ध आत्माएं ही पसंद हैं। जहां तक वॉरलॉक के शरीर की बात है, न केवल उनकी रक्तरेखा अलग होती है, बल्कि उनकी आत्माएं भी सामान्य आत्माओं से भिन्न होती हैं। इसलिए उसे यह गंध पसंद नहीं है। हालांकि लेलिन ने शांत भाव बनाए रखा, लेकिन वह अंदर से उत्साहित था। प्राचीन बायरन भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा, मैं गलती से आपके क्षेत्र में घुस आया था। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे जाने दें, मैं इसके लिए फिरौती भी दूंगा। यह अस्तित्व मानवीय नहीं था, इसलिए लेलिन ने स्पष्ट रूप से अपनी शर्तें बता दीं। इतना खराब भी नहीं। हालांकि मुझे वॉरलॉक की भावना पसंद नहीं है, विशाल मानव चेहरे ने उत्तर दिया। जहां तक आपकी और अन्य 2 नागरिकों की आत्मा को मुक्त करने की कीमत का सवाल है, मैं आपसे आपकी थैली में रखे हरे रंग के आत्मा क्रिस्टल मुझे देने के लिए कहता हूं। हरे स्पिरिट क्रिस्टल। लेलिन चौंक गया। तुरंत ही उसके हाथ पर कुछ सुंदर क्रिस्टल आ गए, जिनसे हरे हीरे जैसी हरी चमक और आभा निकल रही थी। हाँ बिल्कुल, विशाल मानव चेहरा बोला। वे प्राचीन शुद्ध आत्मा क्रिस्टल हैं जो मुझे प्राचीन आत्मावध संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र में घृणित दुष्ट को मारकर प्राप्त हुए थे। ऐसी अफवाहें हैं कि इन क्रिस्टलों को विभिन्न दुनियाओं में सभी प्राणियों द्वारा समान रूप से उच्च महत्व दिया जाता है। लेलिन के दिमाग में समझ की एक झलक उभरी। तो यह मुझे और अन्य 2 को छोड़ने के लिए फिरौती होगी। लेलिन ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, शुरू में उस बूढ़े आदमी के साथ क्या हुआ? वह भ्रम में गहराई से डूबा हुआ है। वह पहले ही मेरे शरीर में खुद को खो चुका है। विशाल मानव चेहरे ने उत्तर दिया। लेलिन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ऐसा ही होगा। उसने आह भरते हुए कहा, मुझे बाहर भेजो। अल्पविराम। लेलिन ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को गाड़ी के अंदर एक तरफ लेटा हुआ पाया। बेलिन और जेनी दूसरी तरफ थे और जेम्स का शरीर चुपचाप गायब हो गया था। उसी तरह लेलिन के हाथों से आत्मा क्रिस्टल भी गायब हो गए। ये है 3 कांटे वाले रास्तों का मूल स्थान। अब तक धूसर धुंध लगभग पूरी तरह से छंट चुकी थी। 3 कांटेदार रास्ते और विशाल ग्रेनाइट चट्टानें सब लुप्त हो चुकी थीं और उनके स्थान पर मूल सड़क थी। लेलिन स्पष्ट रूप से दिशा पहचान सकता था और वह जल्दी से घोड़ागाड़ी चलाकर इस स्थान से चला गया। इस बार ये सचमुच खतरनाक था। लेलिन गाड़ी चलाता रहा, लेकिन डर के कुछ निशान अभी भी बने हुए थे। यदि शत्रु को लेलिन के रक्त से उसकी आत्मा के दूषित होने का विचार नापसंद न होता, या शायद लेलिन के रक्त की शक्ति से भयभीत न होता, तो लेलिन भी जेम्स की तरह समाप्त हो जाता, जो भरिंगों से बने उस विशाल चेहरे के शरीर में हमेशा के लिए फंस जाता।
वह जितना आगे बढ़ता गया कोहरा उतना ही छंटता गया, अंततः वह पूरी तरह से गायब हो गया और आगे सड़क के दोनों ओर उगे हुए खेतों का दृश्य दिखाई देने लगा। वीपिंग घोस्ट ग्राउंड्स वास्तव में एक खतरनाक जगह है। लेलिन को जो दर्दनाक अनुभव हुआ था उसके कारण वह गाड़ी चलाते समय बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, जब तक कि वह वीपिंग घोस्ट ग्राउंड को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर गया। उसके पीछे धूसर धुंध फिर से जम गई और एक दीवार बन गई, जिससे उसका दृश्य अवरुद्ध हो गया। मैं उन दो मागी के बारे में भी सोचता हूं जो कभी वहां लड़े थे, वे किस रैंक के थे और उनकी लड़ाई का परिणाम क्या था। लेलिन ने सोचा और फिर उसने आह भरी। एक लड़ाई के बाद की स्थिति ने समय और स्थान को अस्त व्यस्त कर दिया था और एक अजीब जगह बना दी थी। लेलिन को इससे पता चला कि इन मैगी की शक्तियां उसकी कल्पना से भी परे थीं। वे संभवतः ऐसे अस्तित्व थे जो मॉर्निंग स्टार मैगी से भी आगे निकल गए थे। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब मैं भी उस स्तर तक पहुंच जाऊंगा। इस बार की घटनाओं ने लेलिन के और अधिक मजबूत होने के संकल्प को और मजबूत कर दिया। ओह, मैं कहाँ हूँ? वीपिंग घोस्ट ग्राउंड छोड़ने के बाद बेलिन अपने हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए जाग उठा। आपको कैसा लगता है? क्या तुम्हें बेहोश होने से पहले की कोई बात याद है? बिना पीछे मुड़े लेलिन ने अपना घोड़े का चाबुक लहराते हुए पूछा। मेरी यादें बहुत स्पष्ट नहीं हैं। मुझे लगता है कि जब हम धुंध के बीच से गुजर रहे थे तो हमारी मुलाकात एक महिला से हुई। बेलिन देखने में भी उतना ही उलझन में था जितना वह लग रहा था। बहुत जल्द ही घोड़ों की लगाम उसके हाथों में आ गई। तुम ठीक समय पर जाग गए। आप मेरी जगह गाड़ी चला सकते हैं। लेलिन ने कोड़ा बेलिन के हाथों में थमा दिया और उसकी इस मुक्त श्रमशक्ति का आनंद लेने के लिए वापस बैठ गया। बेलिन का शरीर एक महान शूरवीर जैसा था और इस प्रकार वह जेनी से पहले जाग गया। हालांकि जेनी अभी भी लेवल 1 की अनुयायी थी, इसलिए वह बेलिन के तुरंत बाद जाग गई। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया। लेलिन ने जेनी की ओर देखा जो अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। उसने जेनी के हाथ को छुआ और उदासीनता से उसकी तारीफ की। तो यह मिस्टर लेलिन है। जेनी कांप उठी और उसने अपनी आंखें खोली। मैंने सोचा था कि ये बुरे लोग हैं। बाद में उसने गाड़ी की खिड़की खोली और बाहर देखा कि कहीं कोई धूसर धुंध तो नहीं है। क्या हम पहले ही रोते हुए भूत मैदान को छोड़ चुके हैं? जेम्स कहाँ है? हाँ, हम अब ओलिव फील्ड्स में हैं। हम अधिकतम 2 दिनों में ट्वाइलाइट जोन के पूर्वी क्षेत्र की राजधानी को देख सकेंगे। लेलिन ने धीरे से सिर हिलाया। जहां तक जेम्स का सवाल है, तुम्हें मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद बेलिन, जो गाड़ी के बाहर गाड़ी चला रहा था, ने जेनी को घबराकर चिल्लाते हुए सुना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हो। तारांकन धमाका। तारांकन गाड़ी का दरवाजा खुला, जिसमें से रोती हुई जेनी को देखा जा सकता था। जेनी, तुम? जेनी को इतना टूटा हुआ देखकर बेलिन हतप्रभ रह गया। तारांकन सिसकी। सिसकी। तारांकन जेनी ने खुद को बेलिन की बाहों में फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगी। अल्पविराम। ट्वाइलाइट जोन को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र का राजधानी शहर ट्वाइलाइट जोन का सबसे समृद्ध शहर था और राजनीति और व्यापार का केंद्र भी था। कई कुलीन परिवारों ने यहां अपना मुख्यालय स्थापित किया था, जिससे कुलीन गठबंधन का निर्माण हुआ, जिसका पूरे पूर्वी क्षेत्र में बड़ा प्रभाव था। वहां कई जादूगर भी गुप्त स्थानों पर अनुसंधान कर रहे थे और अकादमियां स्थापित कर रहे थे, जिसके कारण ये स्थान जादूगरों के लिए एक बैठक स्थल बन गया। शहर के केंद्र में एक सूर्य पत्थर था जो एक छोटे पहाड़ के आकार का था, जो इस पूरे क्षेत्र में अनंत प्रकाश और गर्मी लाता था। शहर की दीवारें बहुत ऊंची हैं। इस दिन पूर्वी क्षेत्र की राजधानी में एक देहाती व्यक्ति को इस ऊंची और मजबूत महल की दीवार को ताकते हुए देखा जा सकता था। पर्याप्त। लेलिन ने अपनी तलवार की म्यान का उपयोग करके बेलिन के सिर पर वार किया, जिससे वह इस तरह का व्यवहार करने से रुक गया। यद्यपि पूर्वी क्षेत्र का राजधानी शहर बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो लेलिन को लगा कि यह नाइटलेस सिटी के समान ही है। परिणामस्वरूप बेलिन के व्यवहार से लेलिन को शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम सचमुच मेरा अपमान कर रहे हो, उसने बेलिन को फटकार लगाई। ये सुनकर बेलिन ने अपना सिर रगड़ा और आसपास के वातावरण को देखा, केवल समय समय पर नागरिकों की ओर इशारा किया। थोड़ी देर बाद वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया और बोला, प्रभु, जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूं, मैंने कभी इतनी ऊंची शहर की दीवारें नहीं देखी। मुझे सचमुच खेद है। लेलिन अवाक रह गया। यदि आसपास इतनी संख्या में लोग न होते तो उसके मन में बेलिन को वहीं मार डालने का विचार भी आ सकता था। खी लॉर्ड लेलिन, बेलिन ने अब तक केवल पॉटर टाउन ही देखा है। इस हद तक आश्चर्य व्यक्त करना एक उचित प्रतिक्रिया है। इस समय जेनी, जो अपने दुख को सह रही थी, बेलिन के व्यवहार से खुश थी। वह बेलिन को उसकी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करते हुए हंसने लगी। हालांकि जेनी को जवाब देते देख बेलिन ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया और कोई अन्य संभावित काम नहीं किया जिसे देखना असहनीय हो सकता था। आखिरकार जिस लड़की से वह प्यार करता था, उसके सामने बेलिन को अभी भी कुछ संयम दिखाना था। ठीक है, चूंकि हमने मिस जेनी को सुरक्षित वापस भेज दिया है, इसलिए अब हमें उनसे विदा लेनी चाहिए। घोड़ागाड़ी में माहौल शांत हो गया, फिर भी लेलिन मुस्कुराया और जेनी का सामना किया। क्या? दोनों युवकों ने चौंक कर गहरी सांस ली। क्यों? ये तो बहुत अचानक हुआ। बेलिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी वह अपने विचार शब्दों में व्यक्त नहीं कर सका।
लॉर्ड लेलिन, मैं अब भी अनुरोध करता हूं कि आप मेरे आर्गस परिवार से मिलें। मेरे पिता निश्चित रूप से आपसे परिचित होना चाहेंगे और बेलिन के भी। जेनी ने अपने होंठ काटे। मैंने शुरू से ही कहा था कि हम केवल सुविधा के लिए साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। लेलिन की अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। जहां तक तुम्हारा सवाल है बेलिन, तुम जेनी के साथ लौट सकती हो। इसके अलावा वहां पहले से ही लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं जेनी। वे मुस्करा उठे। धप धप। लेलिन के बोलते ही घोड़ों के खुरों की लगातार आवाजें सुनाई देने लगीं। निकट आ रहा दल सुंदर घोड़ों पर बैठे श्वेत शूरवीरों का एक समूह था। उनके हेलमेट के शीर्ष पर एक सफेद पंख वाला आभूषण था। उनके कवच पर धूल का एक कण भी नहीं था और यहां तक कि उनके घोड़े भी पूरी तरह सफेद रंग के थे। बस रहना। श्वेत शूरवीरों के इस समूह के झंडों पर एक चमकदार प्रतीक चिन्ह था। हरे भरे सूर्य की लताएं प्रतीक चिन्ह की सीमा बनाती थीं और बीच में एक विशाल तलवार और ढाल थी। सबसे ऊपर एक मुकुट रखा था जो घराने की गहन उत्पत्ति और गौरवशाली इतिहास को दर्शाता था। ये सन वाइन आर्गस परिवार है, वह प्रसिद्ध परिवार जहां मार्क्विस है। यह उनका सिल्वर व्हाइट नाइट स्क्वाड्रन है। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्गस परिवार का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति यात्रा पर निकल रहा हो? नागरिक और राहगीर आपस में उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे और बेलिन ने अत्यंत जटिल अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। मैं चलता हूँ। जेनी ने बेलिन की ओर देखा और बोली। ओह ठीक है, बेलिन ने सुस्ती से उत्तर दिया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह जेनी से कितनी दूर था। आओ हम भी चलें महाराज। बेलिन ने ठंडी सांस ली और दृढ़ता से बोली। हम कुछ समय तक शहर में ही रहेंगे। जहां तक स्थान का सवाल है, मुझे यकीन है कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप हमें अवश्य ढूंढ लेंगे, है न? लेलिन ने जेनी से बात की, फिर बेलिन के साथ भीड़ में गायब हो गया। जहां तक जेनी का प्रश्न है, उसने गहरी सांस लेते हुए उस थैली को पकड़ लिया जिसमें ड्रैगन रक्तयुक्त पुष्पकली थी। याद, समाचार मिलते ही हमारे लोगों ने तुरंत आपके आगमन की सूचना दे दी है। हम आपको घर तक पहुंचाने के लिए यहाँ हैं। सिल्वर व्हाइट नाइट स्क्वाड्रन के नेता ने जेनी की ओर देखा और एक बैज निकाला जिसमें एक लाल रत्न जड़ा हुआ था। ठीक है, चलो जल्दी से शहर में प्रवेश करें। इस बार मैंने अपने पिता के लिए ड्रैगन ब्लडड फ्लावर बर्ड को वापस लाने का मिशन पूरा कर लिया है। जेनी बुदबुदाई। अल्पविराम। बहुत जल्द ही स्क्वाड्रन लीडर ने उन्हें एक भव्य घोड़ागाड़ी तक पहुंचाया। इस कुलीन युवती की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी। ट्वाइलाइट जोन की पूर्वी राजधानी बहुत बड़ी थी। स्थायी निवासियों की संख्या 1 लाख से अधिक थी। बेशक उनमें से अधिकतर सामान्य लोग ही थे, फिर भी इससे क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध अर्थव्यवस्था स्थापित हुई। चूंकि वे भूमिगत दुनिया में थे, इसलिए यहाँ की इमारतों और बेची जाने वाली वस्तुओं की वास्तुकला दक्षिणी तट पर मौजूद वस्तुओं से भिन्न थी। लेलिन के अवलोकन से पता चला कि सब कुछ रक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। पूरी राजधानी एक विशाल किले की तरह थी। यहाँ तक कि अंदर की इमारतें भी उनकी रक्षात्मक क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं। ऐसा लगता है कि भूमिगत दुनिया में मनुष्यों के लिए वातावरण उतना अच्छा नहीं है। ये दक्षिणी तट पर स्थित से भी कमतर हो सकता है। लेलिन ने अपने अवलोकन का विश्लेषण करते हुए सोचा। दक्षिणी तट पर किसी भी खतरे को मैगी द्वारा बहुत पहले ही दूर भगा दिया गया होगा या नियंत्रित कर लिया गया होगा। कोई भी प्रजाति मनुष्यों के साथ लंबे समय तक युद्ध में शामिल नहीं होगी, इसलिए वहां रहने की स्थिति बेहतर थी। हालांकि यहाँ तो कहानी ही अलग थी। मनुष्यों के अलावा कई अन्य बुद्धिमान प्राणी भी ट्वाइलाइट जोन में रहते थे। उनमें से कुछ के पास तो अपने स्वयं के राज्य भी थे। इसलिए अंधेरे जानवरों की वह भीड़ जो हमेशा छाया में रहती थी, सभी बुद्धिमान प्राणियों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन थी। ऐसी कठोर परिस्थितियों और अस्तित्व के संघर्ष के तहत इमारतों और घरों को सौंदर्य की दृष्टि से नहीं बनाया गया था, बल्कि उन्हें सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जो उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। मेरे नाथ, हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? बेलिन के पास एक बस्ता और एक बड़ी तलवार थी। वह अत्यंत वीरतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर एक खालीपन भरा भाव था। पॉटर टाउन छोड़ने का उनका कारण जेनी को वापस भेजना था। हालांकि अब जब वह सुरक्षित लौट आई थी, तो बेलिन को लगा कि उसके दिल का एक हिस्सा खाली हो गया है, जैसे कोई महत्वपूर्ण चीज खो गई हो। सबसे पहले कोई आवास ढूंढो और फिर कोई भवन किराए पर लो। लेलिन ने भीड़ को देखा और मुस्कुराया। आखिरकार राजधानी में सराय सस्ती नहीं है। अगर हम लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो हमें फ्लैट खरीदना होगा या किराए पर लेना होगा। बसना है। क्या हम वापस लौटने के बजाय यहीं रहेंगे? बेलिन अपनी वर्तमान भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सका। हालांकि स्थायी निवास, ये सोचकर कि वह जेनी के समान ही शहर में रह सकता है, यह विचार तुरंत ही एक सुखद विचार में बदल गया। क्या पॉटर टाउन में ऐसी कोई चीज है जो पुरानी यादों में खो जाने लायक हो? लेलिन ने बेलिन को तब तक मुस्कुराकर देखा जब तक कि उस छोटे लड़के ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे नहीं झुका लिया। इस बेचारे ने सोचा कि उसके कारण ही लेलिन ने यहाँ स्थायी रूप से रहने का फैसला किया है। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए है ताकि उसका दिल लेलिन के प्रति कृतज्ञता से भर जाए। काश इसके विपरीत ये लेलिन के अपने हितों पर आधारित था। अपनी कुछ ताकत वापस पाने के बाद लेलिन भूमिगत दुनिया के मैगी से संपर्क करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि लेलिन ने एरोन और अन्य अनुयायियों पर मन की खोज तकनीक का प्रयोग किया था, फिर भी उसके द्वारा एकत्रित की गई अधिकांश जानकारी अभी भी अधूरी थी।
उनकी स्थिति खराब होने के कारण कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इसके अलावा आधिकारिक मैगी और नियमित अनुचरों के समूह दो बिल्कुल अलग स्तरों पर थे। लेलिन को उस बाजार क्षेत्र को देखने की भी कोई इच्छा नहीं थी जो उसे एरोन की यादों से मिला था। जहां तक पूर्वी राजधानी की बात है तो वहां निश्चित रूप से कई मैगी और अकादमियां थीं जिनसे लेलिन का संपर्क हुआ। यहां तक कि आर्गस परिवार के मैगस पूर्वज भी एक उत्कृष्ट विकल्प थे। कुछ समय बाद लेलिन बेलिन को राजधानी के उत्तरी हिस्से में स्थित उच्च वर्गीय जिले में ले आया और एक 2 मंजिला विला किराए पर ले लिया। विला का क्षेत्रफल काफी बड़ा था और इसकी दीवारें मजबूत और ऊंची थीं। जहां तक इसकी खिड़कियों की बात है तो वे छोटी थीं और संख्या में भी कम थीं। ऊंची बाड़ों के ऊपर कुंडलित कांटेदार तार लगे हुए थे जिनके बीच एक छोटा बगीचा और एक प्रशिक्षण मैदान था। इस मानक का विला पूर्वी शहर में औसत से कहीं ऊपर माना जाता था। सामान्य व्यापारी और कुलीन वर्ग तो इसे वहन करने में भी सक्षम नहीं होंगे। हालांकि ये बात उसके लिए मामूली सी थी। उसके पास मौजूद जादुई क्रिस्टल की विशाल मात्रा पर विचार किए बिना भी जेनी से प्राप्त सोना ही उनके लिए 2 साल तक शानदार जीवन जीने के लिए पर्याप्त था। पॉटर टाउन में वापस आकर जेनी ने अपने नियोजित भाड़े के सैनिकों और साहसी लोगों के उपयोग के लिए लेलिन के सभी महंगे उपकरणों को लगभग पूरी तरह से अलमारियों से हटा दिया था। बाद में लेलिन को धन्यवाद देने के लिए जिसने बेलिन के साथ मिलकर उसकी मदद की थी, उसने उसे और भी अधिक सोना और जवाहरात भेजे। मैगी के लिए मुद्रा जैसी वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं नहीं थीं, इसलिए लेलिन अपनी खरीदारी में बेहद उदार था। इस सांसारिक धन की मदद से ही विला ढूंढने और प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज तैयार करने का काम तेजी से हो सका। हाँ, वह एक स्थिर और तेज चीख सुनाई दी। लेलिन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉफी और अखबार नीचे रख दिया और खिड़की से बाहर प्रशिक्षण मैदान की ओर देखने लगा। बेलियन प्रशिक्षण मैदान पर खड़ा होकर अभ्यास कर रहा था। उसके नंगे शरीर से उसकी तराशी हुई मांसपेशियां दिख रही थीं। यहां बसने के बाद यह व्यक्ति और भी अधिक मेहनती हो गया था तथा हर दिन पागलों की तरह प्रशिक्षण लेने लगा था। यहां तक कि उसने अपने कौशल को निखारने के लिए एक भाड़े के समूह में शामिल होने के लिए लेलिन से अनुमति भी मांगी। क्या आप अभी भी एक शूरवीर और एक राजकुमारी के साथ रहने के सपने संजोए हुए हैं? दिलचस्प। लेलिन ने युवक की ओर दिलचस्पी से देखा। अगर मेरी बात उसके लिए कुछ होती और मैं उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर पाता तो उसके सपने पूरे हो सकते थे। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक कहानी की महिमा अज्ञात में निहित है। उसके लिए बेलिन सिर्फ एक लड़का था जिसे उसने अपने लिए छोटे मोटे काम करने के लिए उठाया था। कभी कभी वह उसे नई प्रशिक्षण में मार्गदर्शन देते थे, लेकिन इसके अलावा उस पर और अधिक प्रयास करना उचित नहीं था। इसके विपरीत, चूंकि वह बेलिन और जेनी के बीच की कहानी के विकास के बारे में बहुत उत्सुक था, लेलिन ने एक शो देखने वाले दर्शक की मानसिकता अपना ली थी। जब से उसने संयोगवश पवित्र ज्वाला के माध्यम से पूर्वाभास प्राप्त किया था, तब से वह जानता था कि बेलिन और जेनी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो वे ट्वाइलाइट जोन के कुछ मुख्य पात्र थे। ऐसा जीवन निश्चित रूप से कुछ भी हो लेकिन साधारण नहीं होगा। अचानक लेलिन मुस्कुराया। आखिरकार यहाँ सामने के गेट से जोरदार घंटियां बजने लगीं। कौन है वो? बेलिन ने अपने पास रखी लकड़ी की रैक से एक सफेद तौलिया लिया और अपना पसीना पोंछते हुए दरवाजे पर रखे एक छोटे से विभाजित बक्से को खोलने के लिए दौड़ा। तभी बेलिन को अपने सपनों की लड़की दिखाई दी। जेनी, तुम यहाँ क्यों हो? बेलिन के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। क्यों? क्या मेरा स्वागत नहीं है? जेनी मुस्कुराए। स्वागत? बेशक, आपका यहाँ स्वागत है। बेलिन ने तुरंत दरवाजा खोला। जेनी एक कुलीन व्यक्ति की पोशाक पहनकर आई। उसकी सुंदरता और शिष्टता ने बेलिन को आश्चर्यचकित कर दिया। ये स्पष्ट था कि जेनी ने अपना मेकअप बहुत ही नाजुक ढंग से किया था। न केवल उनकी पोशाक विभिन्न आभूषणों से सजी थी, बल्कि उन्होंने 2 विशाल माणिक्य बालियां और एक चमकदार हीरे का पेंडेंट भी पहना था। यह क्या है? क्या अब तुम मुझे नहीं पहचानते? जेनी ने गोल गोल घूमते हुए हंसी। नहीं, मेरा मतलब है, आज तुम बहुत आकर्षक हो। बेलिन का चेहरा तुरंत सेब की तरह लाल हो गया। इस असहाय प्रतिक्रिया से जेनी के पीछे खड़ी नौकरानियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। इसके अलावा तभी बेलिन ने देखा कि कई शूरवीर दासियों के साथ खड़े थे। इस खोज से उन्हें थोड़ी निराशा हुई, लेकिन यह निराशा शीघ्र ही छिप गई। जेनी, क्या आपके पिता की बीमारी में कुछ सुधार हुआ है? बेलिन ने पूछा। हाँ, धन्यवाद, अब स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन चीजें जटिल होती जा रही हैं। आज मेरी यात्रा का उद्देश्य यही था और हाँ, आपसे मिलना भी था। जेनी ने आसपास के क्षेत्र पर नजर घुमाई। मिस्टर लेलिन कहाँ हैं? मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। भगवान घर में हैं। मैं उसे रिपोर्ट करूंगा। अब बेलिन को रोने की इच्छा हुई। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने ये सुन लिया है। तारांकन पापा। तारांकन खिड़कियां खुल गईं, जिससे लेलिन का आधा शरीर दिखाई देने लगा। अंदर आइए, सुंदर महिला। जेनी को इस सरकारी जादूगर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने अपने अधीनस्थों को बाहर रहने के लिए कहकर प्रणाम किया और अंदर चली गई। अतिथि कक्ष में जेनी लेलिन के सामने बैठी थी और उनके बीच 2 कॉफी रखी हुई थी। जहां तक बेलिन का प्रश्न है, वह लेलिन के पीछे खड़ा था। अतिथि कक्ष में केवल ये 3 लोग थे। लेलिन के हाथ की एक लहर से कमरा काली ऊर्जा कणों की एक परत से ढक गया।
मैगस टॉवर। पूरा ड्राइंग रूम प्रकाश के एक काले प्रभामंडल से ढका हुआ लग रहा था और यहाँ तक कि खिड़की की दरारें भी पूरी तरह से बंद थीं, जैसे कि उन्हें काली रुई की एक परत से ढक दिया गया हो। इस तरह के अजीब दृश्य को देखकर बेलिन आश्चर्यचकित हो गया। उत्सुकता महसूस करते हुए उसने काले कपास को छूने की कोशिश की। प्रकाश ने जल्दी ही उस रास्ते को फिर से भर दिया जिससे उसका हाथ गुजरा। बेलिन ने इसका बहुत आनंद लिया और जब उसने लेलिन को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक सम्मानजनक थी। इस यात्रा के दौरान बेलिन को जेनी और जेम्स से लेलिन की आधिकारिक मैगस के रूप में पहचान का पता चला था। बेलिन, जो पॉटर टाउन से था, के लिए नाइट पहले से ही एक भयानक, प्रभुत्वशाली पहचान माना जाता था। हालांकि एक मैगस, यह ऐसी बात थी जिसके बारे में केवल किंवदंतियों में ही सुना जाता था। वास्तव में बेलिन हमेशा से ही एक जादूगर बनने और बिजली, आग और बर्फ की शक्तियों को प्राप्त करने की कल्पना करता था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि अगर वह मैगस बन जाता तो वह जेनी से शादी कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी सारी उम्मीदें लेलिन के शब्दों "तुम्हारे पास इस क्षेत्र में कोई प्रतिभा नहीं है" से आसानी से धराशायी हो गईं। लेलिन ने यह भी देखा कि बेलिन की योग्यता बहुत खराब थी। केवल स्तर 1 के आसपास, जिसे मैगस बनने के लिए सबसे कम उपयुक्त योग्यता के रूप में जाना जाता था, वह अपने पूरे जीवनकाल के दौरान केवल एक अनुचर के रूप में ही रह सकता था। हालांकि यदि उसमें उपयुक्त योग्यता न भी हो तो भी यदि उसे लगन से पढ़ाया जाए तो वह संभवतः अनुयायी बन सकता है। एक शूरवीर की तुलना में एक अनुचर की पहचान बहुत बेहतर थी। हालांकि समस्या ये थी कि एक अनुचर को प्रशिक्षित करने में एक शूरवीर को प्रशिक्षित करने की तुलना में बहुत अधिक समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। अब चूंकि वे पॉटर टाउन में नहीं थे, लेलिन के पास फुर्सत के लिए कोई समय नहीं था, तो वह बेलिन पर समय क्यों बर्बाद करेगा। इस प्रकार लेलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बेलिन के अनुरोध को ठुकरा दिया। फिर भी बेलिन को जादूगरों की रहस्यमयी शक्तियों में बहुत रुचि थी। ठीक है, इस जगह को मैंने सील कर दिया है। यदि आपके पास कुछ कहने को है तो कहिए। ये हमारे बीच एक रहस्य ही रहेगा, लेलिन बोला। लेलिन की बातें सुनने के बाद जेनी ने मुंह बनाते हुए कहा, जैसा कि अपेक्षित था, लॉर्ड लेलिन से कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। जेनी, क्या तुम हमसे मिलने नहीं आई? अब बेलिन ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह हंगामा करने ही वाला था, लेकिन लेलिन ने उसे चेतावनी भरी नजर से शांत कर दिया। बेलिन शांत हो गया और जेनी की बात ध्यान से सुनने लगा। ड्रैगन ब्लडड फ्लावर बर्ड प्राप्त करने के बाद मेरे पिता की हालत में काफी सुधार हुआ है। वह बिस्तर से उठकर साधारण कार्य करने में सक्षम है तथा उसकी मानसिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। एक क्षण के लिए जेनी थोड़ी प्रसन्न दिखी, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर फिर उदासी छा गई। लेकिन अच्छी चीजें लंबे समय तक नहीं टिकती। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि मेरे पिताजी स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, मेरे 2 चाचाओं ने एक बार फिर पारिवारिक बैठक बुलाई। वे मेरे पिता की उपाधि हड़पना चाहते हैं। मैं आज आपसे मदद मांगने यहाँ आया हूँ। जेनी खड़ी हुई और लेलिन को आधिकारिक रूप से प्रणाम किया और कहा, मेरे प्रभु, यदि आप मेरे पिता को इस मौजूदा संकट से बाहर निकालने में मदद कर सकें तो हम आपको कुछ भी देकर इसका बदला चुकाने के लिए तैयार हैं, जिसमें मैं अपनी जान भी शामिल कर सकती हूँ। जेनी, आप। ये सुनकर बेलिन चिंतित हो गया, लेकिन वह असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि वह उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता था। हे, जेनी की बात सुनकर लेलिन शांत हो गया और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। जब जेनी को यह विश्वास होने लगा कि लेलिन पर भूत प्रेत का साया है, तो वह जोर जोर से हंसने लगा। आर्गस परिवार के मामले में भाग लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हालांकि मैं 3 दिन में आपके परिवार से मिलने आऊंगा। लगभग 1/4 घंटे बाद जेनी जो चाहती थी उसे पाकर चली गई। हालांकि लेलिन ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया था कि वह किस पक्ष का समर्थन करेगा, लेकिन एक आधिकारिक मैगस के साथ अच्छे संबंध ऐसी चीज थी जिसे कोई भी परिवार नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जेनी ने यह नहीं देखा कि उसके जाने के बाद लेलिन के होंठ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में मुड़ गए। तुमने इतनी सारी बातें छिपाई, फिर भी तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो कि मैं आऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। क्या आप लोग सोचते हैं कि मैं एक अज्ञानी व्यक्ति हूं जिसके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है? जेनी के चाचाओं ने उसके खिलाफ खुलेआम जाने और इतना निर्लज होने का साहस क्यों किया? इसका कारण संभवतः यह है कि उनके पास एक शक्तिशाली समर्थक है और सफल होने की उच्च निश्चितता है, जिसके कारण मूल उत्तराधिकारी को बाहरी मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसी गारंटी के साथ लेलिन को 70% यकीन था कि उन्हें सिगफ्राइड से मंजूरी मिल गई है। ऐसी स्थिति में जेनी और उसके पिता ने अपनी सारी उम्मीदें लेलिन पर लगा दी, यहाँ तक कि चारा और उपहार के रूप में जेनी को ही बलिदान कर दिया। क्या तुम सच में मानते हो कि मैं बेलिन की खुशी के लिए तुम्हारे मामलों में शामिल हो जाऊंगा? दुर्भाग्य से बेलिन की खुशी और यहाँ तक कि उसका जीवन भी मेरे लिए केवल खिलौनों की तरह है। एक चिंतनशील मुस्कान के साथ लेलिन ने गेट के पास खड़े बेलिन की विशाल आकृति पर नजर डाली। अल्पविराम। 3 दिन बाद लेलिन कुलीन वर्ग के काले औपचारिक सूट पहने हुए बेलिन को साथ लेकर आर्गस परिवार से मिलने गया। लॉर्ड लेलिन, आपसे मिलना ही अपने आप में सम्मान की बात है। नौकर द्वारा सूचित किए जाने पर जेनी और उसके पिता मार्क्विस आर्गस बाहर आए और लेलिन का अभिवादन किया। लेलिन ने मार्क्विस आर्गस को भी देखा, जबकि मार्क्विस ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस मार्क्विस के सिर पर घने बाल थे जो सोने की तरह चमकदार थे तथा उसकी कई शारीरिक विशेषताएं जेनी से मिलती थीं।
इस समय उनके चेहरे पर गर्मजोशी, सौहार्दपूर्ण और अवसर के अनुकूल मुस्कान थी। उसके पीछे दो सेवक कमर झुकाकर झुके हुए थे। यह अंदर आने का एक बहुत ही ईमानदार और आदरपूर्ण निमंत्रण था। लेलिन ने उदासीनता से गुर्राहट के साथ अपना सिर हिलाया और मार्क्विस आर्गस के साथ अंदर चला गया। इसके बाद लेलिन मार्क्विस से थोड़ा आगे चला गया। एक मैगस के पास मूलतः बहुत अधिक सहनशक्ति और अधिकार होता था। लेलिन को अपने आगे चलता देख मार्क्विस की मुस्कुराहट और भी अधिक तीव्र हो गई, मानो उसे इन मामलों की कोई परवाह ही नहीं थी। उन दोनों के पीछे बेलिन और जेनी थीं। बेलिन ने कई बार अपना मुंह खोला, जेनी से बात करना चाहता था, लेकिन जब उसने गंभीर जेनी को देखा, जो शाही दावत में भाग लेने के लिए तैयार थी, तो वह कुछ भी कहने में असमर्थ था और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि मार्क्विस का ये शांत, सुव्यवस्थित भवन तथा उसके दोनों ओर खड़े सम्मानजनक और सतर्क सेवक, इन सब ने इस युवक को बुरी तरह भयभीत कर दिया था। लेलिन का स्वागत करने के बाद मार्क्विस ने लेलिन को अन्य रिश्तेदारों से मिलवाने के बारे में सोचा, लेकिन अचानक आए एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। ओहो, मेरे प्यारे बड़े भाई, अगर आपने इतने सारे मेहमानों को आमंत्रित किया, तो आपने हमें भी क्यों नहीं आमंत्रित किया? यह आवाज सुनकर मार्क्विस की मुस्कुराहट बनी रही, लेकिन उसकी आंखों में सतर्कता की एक झलक दिखाई दी जब उसने आवाज के मालिक का परिचय लेलिन से कराया। महाराज, ये मेरे दो भाई हैं, लुकास और केरेमोड। फिर वह हॉल में प्रवेश करने वाले दो व्यक्तियों की ओर मुड़ा और कहा, ये लॉर्ड लेलिन है, जो जेनी से तब मिला था जब वह अपनी यात्रा पर थी। ये दोनों विश्वासघाती चाचा होंगे जिनके बारे में जेनी ने कहा था कि वे उसके पिता का पद हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। लेलिन ने एक ही नज़र में बहुत रुचि के साथ इन दो मध्यम आयु वर्ग के राजाओं को परख लिया था। लुकास, केरेमोड और मार्क्विस आर्गस सभी एक जैसे दिखते थे, आखिरकार वे भाई थे। हालांकि लुकास की आंखें बैंगनी थीं और केरेमोड की आंखों से चांदी जैसी चमक निकल रही थी। ये सब बहुत अजीब था। लेकिन लेलिन को जो बात चौंका देने वाली लगी वह ये थी कि इन दोनों चाचाओं के शरीर से ऐसी ऊर्जा तरंगें निकल रही थी जो जादूगरों की तरंगों जैसी थीं। ये दोनों वास्तव में अनुचर थे। हम लॉर्ड लेलिन का अभिवादन करते हैं। इस समय इन दोनों राजाओं ने भी आदरपूर्वक लेलिन को प्रणाम किया। मार्क्विस को उनके इस व्यवहार पर विश्वास करना बहुत कठिन लगा। आदरणीय लॉर्ड लेलिन, मेरे पूर्वज लॉर्ड सिगफ्रीड आपको अपने पास आने और अपनी प्रयोगशाला देखने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा वह आर्गस परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। लुकास ने अपने पूर्वज के शब्दों को आदरपूर्वक बताया। इस निमंत्रण से मार्क्विस और उनकी बेटी के चेहरे पर उदासी छा गई। इस पूरे नाटक में केवल बेलिन नामक मूर्ख युवक ही यह समझ नहीं पाया कि इस आमंत्रण का क्या महत्व है। मैगस सिगफ्रीड का आर्गस परिवार में सर्वोच्च महत्व का स्थान था। ये निमंत्रण मार्क्विस के माध्यम से न भेजकर लुकास के माध्यम से भेजने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि सिगफ्रीड किसका समर्थन कर रहा था। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। लेलिन ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर तुरंत लुकास के पीछे पीछे वहां से चला गया। इस दौरान उसने राख से चेहरे वाले मार्क्विस और जेनी की ओर नहीं देखा। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में सभी मैगी बहुत ही जिद्दी व्यक्तित्व वाले थे, क्योंकि उनके पास बहुत शक्ति थी। जाने से पहले लुकास और केरेमोड ने मार्क्विस आर्गस को तिरस्कार से देखा, जिससे चारों ओर का माहौल अजीब हो गया। क्या हो रहा है? हाल ही में घटित घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई स्तब्धता से अभी अभी बाहर आई बेलिन ने जेनी से पूछा। हालांकि बेलिन की अंतर्ज्ञान ने उसे लेलिन के पीछे चलने के लिए कहा, लेकिन जेनी को देखते हुए वह अनजाने में उसके पास ही रह गया। ये कुछ भी नहीं है। मेरे परिवार के पूर्वज लॉर्ड लेलिन से मिलना चाहते हैं। जेनी मुश्किल से मुस्कुरा पा रही थी। काचिंग, तारांकन, कांच के टूटने की आवाज सुनाई दी जब मार्क्विस आर्गस के हाथ में पकड़ा हुआ प्याला टुकड़ों में बिखर गया, क्योंकि उसने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। अल्पविराम। लेलिन, लुकास और केरेमोड का पीछा करते हुए आर्गस परिवार की हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा। वह जितना अंदर गया, सुरक्षा उतनी ही कड़ी होती गई, लेकिन इन दो लोगों के नेतृत्व में लेलिन बिना किसी बाधा के आगे बढ़ता गया और पीछे के आंगन के मध्य तक पहुंच गया। अंत में हमारे पूर्वज लॉर्ड सिगफ्रीड यही हैं। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमें आपके साथ अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लुकास और केरेमोड लेलिन को एक विशाल शंक्वाकार टॉवर के सामने ले गए और फिर झुककर चले गए। उनका प्रत्येक कार्यकलाप उत्कृष्ट रूप से निष्पादित किया गया था, जो कुलीन वर्ग के दोषरहित आचरण को दर्शाता था। लेलिन उन पर कोई ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि उसका ध्यान सामने स्थित सफेद टॉवर की वजह से भटक गया था। स्थिरता रून, प्रतिबंध रून और रून जो कीचड़ को पत्थर में बदल सकते हैं। ये बहुत अच्छा निर्माण है। इसके अलावा मैं हवा में ऊर्जा कणों की आभा को महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे इस इमारत के भीतर कम से कम 2 तत्वों के ऊर्जा कणों का स्रोत मौजूद है। लेलिन ने अपनी आंखों में प्रशंसा के भाव के साथ सफेद टॉवर की सतह को धीरे से सहलाया और आह भरी। ये सफेद मीनार, जिसके वक्र गाय के सींग के समान थे, एक मैगस द्वारा बनाई गई थी। केवल ठोसकरण रन के खर्च और ऊर्जा कणों के तालाब के निर्माण की लागत ने ही लेलिन को आश्चर्यचकित कर दिया। यह एक ऐसी संरचना है जो सैकड़ों वर्षों से जीवित रहे एक जादूगर के समान है। यदि मैं इस तरह का टावर स्थापित करना चाहता हूं, तो मुझे अपनी थैली में मौजूद संसाधनों में से कम आधे खर्च करने होंगे। ये सोचते हुए लेलिन ने आह भरी। एक विशिष्ट और निजी प्रयोगशाला के कई फायदे थे।
यह न केवल जादुई रूप से छुपा हुआ था, बल्कि इसके भीतर गुप्त प्रयोग भी किए जा सकते थे। हालांकि चूंकि लेलिन के पास कोई निश्चित निवास नहीं था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपने लिए ऐसा टॉवर बना सके। गया की शक्ति। हाँ, क्या इस तरह का एक पुराना काम भी मैगस लेलिन से प्रशंसा की सांस पा सकता है? ये वास्तव में मेरा सम्मान है। उसी समय सफेद मीनार के नीचे का दरवाजा खुला, जिसमें एक सनी के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो लेलिन को देखकर मुस्कुराया। ये स्पष्ट था कि उसने लेलिन की जानबूझकर निकाली गई आह को सुन लिया था। यह विनम्र आत्मा सिगफ्राइड आर्गस है। मैं लॉर्ड लेलिन का अभिवादन करता हूँ। इस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर सम्मान का भाव था और उसने झुकने के लिए अपनी कमर को थोड़ा झुकाया, जैसा कि मैगस के शिष्टाचार के अनुसार था। ये शिष्टाचार प्राचीन काल से चला आ रहा था और लेलिन ने इसे केवल प्राचीन पुस्तकों में ही देखा था। वह विचलित रहा और उसने वही प्रणाम दोहराया। मैं, लेलिन, लॉर्ड सिगफ्रीड को नमस्कार करता हूँ। औपचारिक अभिवादन समाप्त होने के बाद लेलिन इस लॉर्ड सिगफ्रीड को आंकने में सक्षम हो गया। सिगफ्रीड के कपड़ों की शैली बहुत ही अनौपचारिक थी, मानो उसे एक ही बार में खींचकर फाड़ दिया जा सकता हो। बाहरी हॉल में बैठे राजाओं की भव्य पोशाक की तुलना में यह अधिक आरामदायक और आरामदायक था। वर्तमान सिगफ्रीड ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे लेलिन एक महान परिवार का तुरुप का एक मानता। यदि उसका दाहिना हाथ न होता तो लेलिन यह मान लेता कि लॉर्ड सिगफ्रीड महज एक किसान था। ये सही था, उसका दाहिना हाथ। इस सिगफ्रीड का दाहिना हाथ एक रोबोट अंग था, जो एक अद्भुत, चमकदार, धातुई चमक दे रहा था, यहाँ तक कि गियर और वेल्डेड भाग भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। काचा, काचा, तारांकन। सिगफ्रीड ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें लेलिन कहूंगा। एक मंत्र का प्रयोग करते समय मैंने अपना दाहिना हाथ हमेशा के लिए खो दिया। मैं जानता हूं कि मांस और मांसपेशियों वाले हाथ का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यांत्रिक हाथ कहीं अधिक उपयोगी है। तारांकन धमाका। तारांकन फिर उसका यांत्रिक हाथ उंगली जैसे भागों में खुल गया, जो चिमटी, कैंची, प्लायर्स आदि जैसे उपकरण थे, और वे हवा में बेतहाशा झूल रहे थे, चांदी के रंग के लटकन की तरह दिख रहे थे। कैसा है? ये हाथ विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था, मेरे पुराने मित्र ग्रैंड मास्टर ओक नामक एक पृथ्वी एल्फ द्वारा, मेरे विशिष्ट मापों का उपयोग करके। बहुत अच्छा, लेलिन ने सिर हिलाया। इस तरह की अत्यंत सटीक मशीन दक्षिणी तट पर भी अत्यंत दुर्लभ है और इसलिए लेलिन भी उसकी प्रशंसा करने में कंजूस नहीं थे। ये स्पष्ट था कि सिगफ्रीड अपने साथी जादूगर की प्रशंसा से बहुत खुश था। फिर उन्होंने लेलिन को अपनी प्रयोगशाला में देखने के लिए आमंत्रित किया। सिगफ्रीड, क्या तुमने यहाँ ऊर्जा कण तालाब बनाया है? लेलिन के सुंदर और सुसंस्कृत व्यवहार के कारण वह जल्द ही सिगफ्रीड का मित्र बन गया। वे एक दूसरे को सीधे उनके प्रथम नाम से संबोधित करते थे। इससे पता चला कि उनका रिश्ता कितनी अच्छी तरह आगे बढ़ा था। जब लेलिन आराम से सिगफ्रीड की प्रयोगशाला में घूम रहा था, तो उसकी नज़र एक छोटे से तालाब जैसी चीज पर पड़ी और उसने ये सवाल पूछा। ये छोटा तालाब स्थिर लौह धातुओं से घिरा हुआ था। पूल के ऊपर एक अजीब और जटिल पैटर्न था और पूल के बीच में खाकी रंग का तरल पदार्थ था। पूल से बड़ी संख्या में ऊर्जा तरंगों का उतार चढ़ाव महसूस किया जा सकता था। हाँ, मैंने यहाँ एक पृथ्वी तत्व ऊर्जा कण तालाब बनाया है। इस कार्य में मेरे लगभग 100 वर्षों के संचित समस्त संसाधन खर्च हो गए। सिगफ्रीड के चेहरे पर मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल उसकी जगह गर्व का भाव आ गया। इस ऊर्जा कण तालाब के निर्माण के बाद इस स्थान पर पृथ्वी तत्व कणों की सांद्रता 55% तक बढ़ गई है और केवल ध्यान तकनीकों का उपयोग करने की तुलना में मेरी साधना के परिणाम अधिक उल्लेखनीय रहे हैं। तत्व कण तालाब की क्षमता पहले उल्लेखित क्षमता तक ही सीमित नहीं थी। इस तालाब के भीतर की ऊर्जा का उपयोग जादूगर किसी महत्वपूर्ण क्षण में स्वयं को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए कर सकते थे, तथा इसके भीतर के तत्व कणों का उपयोग दुश्मनों पर हमला करने के लिए किया जा सकता था। इस प्रकार ऐसा तालाब रखने वाला मैगस अपने क्षेत्र में अपने साथियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा। इस सफेद मीनार के भीतर एक अर्ध परिवर्तित तात्विक मैगस के रूप में उसकी शक्ति के साथ सिगफ्रीड की आक्रमण शक्ति लगभग 70-80% परिवर्तित तात्विक मैगस के बराबर होगी। ओह, ये सही है, मैंने अपना परिचय ठीक से नहीं दिया है। मैं अर्थ फायर एसोसिएशन में एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षक हूं और मैंने उनकी उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक गया की शक्ति का उपयोग करके साधना की है। ये 3 परतों में विभाजित है, पृथ्वी, मैग्मा और जीव। मैं अभी भी पृथ्वी की अवस्था में ही हूँ। उच्च स्तरीय मध्यस्थता तकनीक की प्रगति बहुत धीमी है। ये कहकर उसने जिज्ञासा से लेलिन की ओर देखा। उसे इस मैगस की पृष्ठभूमि में बहुत रुचि थी। ऐसा लगता है कि उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक के साथ अपने अनुभवों को साझा करना ट्वाइलाइट जोन के जादूगरों के बीच एक परंपरा है। जैसे ही यह जानकारी लेलिन के दिमाग में कौंधी, वह बहुत विनम्रता से मुस्कुराया। मैं गुडलॉ नामक एक बहुत छोटे संस्थान से आता हूँ। ये संस्थान प्राचीन सरीसृप प्राणियों पर शोध करने में माहिर है। यह उस क्षेत्र में बहुत केंद्रित है। मैं पवित्र ज्वाला नामक एक क्षतिग्रस्त उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक के साथ साधना करता हूँ। फिलहाल मैं उस ध्यान तकनीक के पहले स्तर पर ही अटका हुआ हूँ। इसके बाद उन्होंने सरल शब्दों में पवित्र ज्वाला के प्रथम स्तर और उसकी कठिनाइयों के बारे में समझाया। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने आगामी घटनाओं की भविष्यवाणी करने की रहस्यमय क्षमता को अपने अंदर छुपा रखा था। लेलिन, आपकी यह ध्यान तकनीक बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है।
अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए लेलिन को देखते हुए सिगफ्रीड की आंखें चमक उठीं। आप हमारे अर्थ फायर एसोसिएशन में शामिल क्यों नहीं होंगे? हमारी उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकें आपकी पवित्र ज्वाला की तुलना में अधिक संपूर्ण हैं और इसके अलावा हम अपने अनुभवों को साझा करना जारी रख सकते हैं। नहीं धन्यवाद। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। ध्यान तकनीक बदलना बहुत खतरनाक है। मैं अपनी पवित्र ज्वाला तकनीक पर निर्भर होकर स्तर 1 मैगस तक आगे बढ़ा। मैं इतने कम समय में अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर पड़ने वाले इसके प्रभाव से छुटकारा नहीं पा सकता। इसके अलावा मैं अपने गुड लॉ स्कूल की विरासत भी दूसरों को देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे शिक्षक की मरते समय यही इच्छा थी कि मैं ऐसा करूं। लेलिन का स्वर दृढ़ और अडिग रहा। यह उसके संकल्प को दर्शाता था। वह जानता था कि सिगफ्रीड का यह निमंत्रण केवल मामूली बातचीत थी और वास्तव में यह ईमानदारी नहीं थी। इसके अलावा ऐसी स्थिति में जहां उन्हें फायर अर्थ एसोसिएशन के बारे में पता नहीं था, वे जल्दबाजी में इसका सदस्य नहीं बनना चाहते थे। ये सही है कि अनुयायी ध्यान तकनीक बदल सकते हैं, लेकिन प्रथम स्तर के जादूगर के लिए चेतना के सागर के स्थिर हो जाने के बाद यदि वह अपनी ध्यान तकनीक बदलने का निर्णय ले तो यह अत्यंत कष्टकारी होगा। सिगफ्रीड ने भी गंभीरता से सहमति व्यक्त की। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर पहले उसने बिना सोचे समझे बोल दिया था। जहां तक लेलिन की पृष्ठभूमि का सवाल है तो उसके बारे में उन्हें तनिक भी संदेह नहीं था। एरॉन की स्मृति की खोज करने और पॉटर टाउन में 2 साल बिताने के बाद लेलिन ने पहले ही अंडरवर्ल्ड के मनुष्यों के रीति रिवाजों, परंपराओं और बोलचाल के तौर तरीकों को समझ लिया था। उन्होंने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि वे उनकी दुनिया से नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भूमिगत दुनिया में अनगिनत अनुचर थे और जिन विद्यालयों में विरासत को आगे बढ़ाने के लिए केवल 1 या 2 ही मागी थे, उनकी संख्या भी गिनती से परे थी। और शायद एक दिन जब इन जादूगरों को ध्यान तकनीक सीखने के लिए सही प्रशिक्षु नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक रूप से उस स्कूल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जहां तक अन्य भाग्यशाली जादूगरों का प्रश्न है जिन्होंने उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकें प्राप्त की थी, उन्हें अपनी छोटी अकादमियों में विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आधार स्तंभ माना जाता था। इस प्रकार भले ही उसने किसी गुड लॉ के बारे में नहीं सुना था, सिगफ्रीड का मानना था कि लेलिन केवल किसी छोटे स्तर की अकादमी का शिष्य था, शायद एक उज्ज्वल शिष्य जो उसके स्कूल का एकमात्र जादूगर था। सिगफ्रीड को लेलिन के प्रति कुछ सहानुभूति भी महसूस हुई। उच्च कोटि की ध्यान तकनीकें न केवल पहले आसान होती हैं, बल्कि बाद में कठिन भी होती हैं, बल्कि जितना अधिक व्यक्ति इसमें आगे बढ़ता है, उतना ही आगे बढ़ना कठिन होता जाता है। किसी मैगस को इनमें प्रशिक्षण लेने के लिए उन्हें अपने शरीर और आत्मा के संबंध में कुछ बहुत ऊंची आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। किसी भी साधक के लिए अपने लिए उपयुक्त संपूर्ण ध्यान तकनीक खोजना कोई आसान काम नहीं होगा। लेलिन ने सिगफ्रीड की बात से सहमति में सिर हिलाया। उच्च कोटि की ध्यान तकनीक के साथ अनुचर या स्तर 1 मैगस स्तर पर एक जादूगर आसानी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद ये कठिन हो जाएगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना के अनुरूप पूर्ण ध्यान तकनीक ढूंढना उसके चरित्र और भाग्य पर निर्भर करता है। यहां तक कि लेलिन भी शुरू में कैमोइन की शिष्य तकनीक का अभ्यास करने के लिए अनुपयुक्त था। रक्तवंश के प्रत्यारोपण के बाद ही उन्हें उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक का अध्ययन करने की योग्यता प्राप्त हुई। उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहे कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, लेकिन जिन मागी ने ऐसी तकनीकों का उपयोग किया, वे दक्षिणी तट के उन मागी की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में थे जो संसाधनों पर निर्भर होकर आगे बढ़े। सिगफ्रीड के जादूगर टॉवर को 5 मंजिलों में विभाजित किया गया था। सबसे निचली मंजिल पर परिष्कृत धातु की कठपुतलियां पहरा देती थीं। दूसरी मंजिल पर कमरे थे जिनमें खजाना और कबाड़ रखा जाता था। तीसरी मंजिल पर एक जादूगर का बगीचा, खेती के लिए एक कमरा और प्रशिक्षण के लिए एक कमरा था। चौथी मंजिल पर प्रयोगशाला और मौलिक पूल था। 5वीं और अंतिम मंजिल पर उनका शयन कक्ष था, जहां वे आगंतुकों से मिलते थे, तथा इसी प्रकार के घरेलू प्रयोजनों के लिए अन्य कमरे भी थे। लेलिन ने टॉवर के चारों ओर एक नज़र डालने के बाद उसे सिगफ्रीड ने 5वीं मंजिल पर जाने के लिए आमंत्रित किया। अब क्या तुम मुझे अपनी यात्रा का उद्देश्य बता सकते हो, लेलिन? सोफे पर बैठने से पहले दोनों ने दोपहर की चाय के साथ कुछ हल्के नाश्ते का आनंद लिया। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखों में बुद्धिमानी भरा भाव लिए हुए हंसते हुए लेलिन से वह प्रश्न पूछा। खैर, सच तो यह है। लेलिन ने ध्यान दिया कि उसने अपने अगले शब्द किस प्रकार कहे। मैं वुडी वेस्टलैंड्स में घूम रहा हूं और राजधानी में मैगस शक्तियों की वर्तमान स्थिति के बारे में ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूं। जेनी को ये कहते हुए सुनने के बाद कि उसके परिवार का अस्तित्व भी आपके जैसा ही है, मैंने वहां जाने का निर्णय लिया। दूसरा कारण यह है कि उसने और उसके पिता ने मुझे आमंत्रित करने में बहुत मेहनत की थी। हे, आप बहुत स्पष्टवादी हैं। सिगफ्रीड के चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान थी। मेरे इन वंशजों के विषय में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी राय में वे सभी जंगली भेड़ियों का एक झुंड हैं और केवल एक भयंकर प्रतिस्पर्धा के बाद चुने गए अल्फा भेड़िए में ही आर्गस परिवार का नेतृत्व करने की योग्यता होगी। वह अपने वंशजों को आपस में क्रूरतापूर्वक लड़ने देता था और उनमें से वह उस व्यक्ति को चुनता था जो परिवार में सत्ता चलाने में सक्षम होता था। इस तरह का भाषण, जो खून से लथपथ था, एक ऐसे जादूगर के ठंडे और अलग दृष्टिकोण को दर्शाता था जो लंबे समय से जीवित था। लेलिन भी सिगफ्रीड के कुछ विचारों को समझ सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अपने निकट संबंधियों के प्रति अपनी सारी भावनाएं पहले ही समाप्त कर ली थी। उसके ये रक्त संबंधी वंशज उसके लिए अजनबी से अधिक कुछ नहीं थे।
क्योंकि यह ऐसा था, इसलिए सिगफ्रीड बहुत ठंडा और उदासीन था और उन्हें केवल जानवर या यहाँ तक कि व्यापार की जाने वाली वस्तु मानता था। हाल ही में लुकास ने एक ऐसी वस्तु दान की थी जो मेरे लिए उपयोगी थी और इस वजह से मैंने उसका पक्ष लेना शुरू कर दिया है। सिगफ्रीड ने उदासीनता से अपने परिवार में आंतरिक विवादों के बारे में बात की। बेशक, अगर लेलिन जेनी का पक्ष ले रहा है तो मैं तुरंत लुकास के सपनों को खत्म कर दूंगा। जहां तक सिगफ्रीड का सवाल है, लुकास युवा पीढ़ी में से एक था, जबकि लेलिन की स्थिति उसके समान ही थी। इस प्रकार, अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए यदि लुकास के एक छोटे से लाभ का त्याग करने की आवश्यकता पड़ी तो इसमें कोई हिचकिचाहट की आवश्यकता नहीं थी। गुप्त नाइट तकनीक। ओह नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है आपने मुझे गलत समझा है। लेलिन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। हालांकि मैं जेनी से परिचित हूं, फिर भी मेरा आर्गस परिवार के आंतरिक कलह में भाग लेने का कोई इरादा नहीं है। लेलिन ने अपना पक्ष रखा। केवल एक वाक्य से जेनी और उसके पिता पर आई विपत्ति हल हो जाएगी। यहां तक कि लुकास को भी अब कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि इस सब का लेलिन से क्या संबंध है? इतना ही नहीं, बल्कि सिगफ्रीड के निर्णय को प्रभावित करने के बाद लेलिन उसका एहसानमंद हो जाएगा। एहसानों का बदला चुकाना अक्सर सबसे कठिन होता है। इसके अलावा किसी अन्य जादूगर के पारिवारिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप करना अपमानजनक माना जा सकता है। चाहे सिगफ्रीड अपनी भावनाओं को छुपाना चाहे या नहीं, वह निश्चित रूप से इससे अप्रसन्न होगा। लेलिन को इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं था। एक ओर जेनी के पिता के पास कुछ सांसारिक गुट थे जो उनका समर्थन कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर लुकास को सिगफ्राइड का समर्थन प्राप्त था। लाभों का मूल्यांकन करते समय कोई हिचकिचाहट नहीं थी। आखिरकार, अपने वर्षों के अनुभव के कारण वह पहले से ही लाभ को तौलकर निर्णय लेने के आदी थे। ये वही सिद्धांत था जिसका मैगी ने पालन किया। जैसी कि उम्मीद थी, लेलिन की बातें सुनने के बाद सिगफ्रीड और भी अधिक मुस्कुराया। लेलिन, मुझे लगता है कि आप अभी भी राजधानी में मैगी गुटों से अपरिचित हैं, है ना? चिंता मत करो, आप जब चाहें इसके बारे में अधिक जानने के लिए मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको नेटवर्किंग और कुछ नए दोस्त बनाने के लिए कुछ मैगी संगठनात्मक स्थानों पर भी ले जाऊंगा। ये तो बहुत बढ़िया होगा। जिस लक्ष्य के लिए वह आया था उसे प्राप्त करने के बाद लेलिन ने अपनी खुशी प्रकट की। इसके बाद लेलिन और सिगफ्रीड ने उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों के बारे में कुछ जानकारी का आदान प्रदान किया। हालांकि सिगफ्रीड ने 250 वर्षों तक प्रचुर मात्रा में जानकारी एकत्रित की थी, फिर भी वह एआई चिप द्वारा अनुकरणित कुछ सैद्धांतिक प्रथाओं से कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। इतना कि वह तुरंत ही उन्हें व्यावहारिक परीक्षण से गुजरना चाहते थे। ये लेलिन के विद्वत्तापूर्ण ज्ञान की स्वीकृति का एक रूप था। जहां तक लेलिन का प्रश्न है, वह सिगफ्रीड द्वारा अपने प्रयोगों में लगाए गए समय का सम्मान करता था। जानकारी साझा करने के बाद दोनों पक्षों को लगा कि बिताया गया समय बहुत कम था। इसलिए अपनी अगली मुलाकात की तारीख तय करने के बाद ही सिगफ्रीड ने अनिच्छा से लेलिन को विदा किया। अल्पविराम। अब चूंकि लेलिन ने जेनी के पिता की मदद करने में लापरवाही बरती थी, इसलिए जो घटनाएं घटी उनकी तो उम्मीद ही की जा सकती थी। आर्गस परिवार की परिषद के दौरान लुकास ने अगले परिवार के मुखिया की भूमिका निभाने और मार्क्विस का दर्जा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटा लिया था। उसी रात मूल मार्क्विस की जहर के हमले से दर्दनाक मौत हो गई। जहां तक जेनी का प्रश्न है, उस पर ड्रैगन ब्लडड फ्लावर बर्ड में जहर डालने का आरोप लगाया गया, जिससे उसके पिता की हत्या हो गई। कोई भी समझदार व्यक्ति यह बता सकता है कि यह एक बचकानी चाल के साथ सबसे निम्न स्तर की व्यवस्था थी। हालांकि लुकास इसी पद्धति का उपयोग ये जानने के लिए करना चाहता था कि परिवार में कौन उसके पक्ष में खड़ा है और साथ ही वह अपना प्रभुत्व भी स्थापित करना चाहता था। हिरण को घोड़ा बताने का ये जानबूझकर किया गया गलत चित्रण जेनी को दंडित करने तथा दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किया गया था। परिवार के भीतर विरोधी गुटों से खुद को मुक्त करने के लिए कुछ तीव्र चालों का उपयोग करने के बाद लुकास ने आर्गस परिवार के भीतर शक्तियों पर मजबूत पकड़ बना ली। पूरे परिवार ने इस घटना को जारी रहने दिया और यहां तक कि जेनी द्वारा अपने पिता को जहर देने की कहानी की भी पुष्टि की। सत्ता संघर्ष अक्सर इतने कठोर होते थे। जीतो और राजा बनो, हार जाओ और कुत्ता बन जाओ। यह इस कुत्ते बिल्ली की दुनिया में खूनी लड़ाई का एक और उदाहरण था। जेनी तेजी से अंधेरे जंगल में भाग गई। कुलीन परिवार की इस लड़की ने अब अपना सुंदर और गौरवपूर्ण रूप खो दिया था। उसकी स्कर्ट पहले ही झाड़ियों के कारण फट चुकी थी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी, एक भिखारी से भी बदतर। प्रिय पिताजी, वह दौड़ती रही और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। घटनाएं इतनी तेजी से घटित हुई कि जेनी को लगने लगा कि यह सब एक सपना मात्र है। उसका समर्थन करने वाला व्यक्ति, जो कि उसका अपना पिता था, एक षड्यंत्र के तहत ऐसे ही मर गया। इससे भी बदतर बात यह है कि उसे हत्यारा करार दे दिया गया। हे स्वर्ग, जेनी को यह नहीं पता था कि उसे हत्यारा बताने के लिए कितना विकृत होना पड़ता है। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे वह अवाक रह गई। अपार राजनीतिक सत्ता के तहत इस तरह की मूर्खता को अन्य लोगों द्वारा वैध ठहराया गया और यहां तक कि उसे वांछित अपराधी भी करार दिया गया। वास्तव में, यदि कुछ वफादार सेवकों और रिश्तेदारों ने उसे इसकी सूचना नहीं दी होती और रास्ते में उसकी रक्षा नहीं की होती, तो वह निश्चित रूप से स्तर एक अनुचर के रूप में केवल अपनी ताकत के साथ बचकर निकलने में सक्षम नहीं होती। बेशक, उसकी मदद करने के बाद उसके करीबी लोगों को भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा।
तारांकन प्लॉप। तारांकन जेनी भागते समय एक पेड़ की जड़ से टकरा गई। ये युवती जब जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी तो उस समय वहां कीचड़ फैल गया था और वह छटपटाकर रो रही थी। अगर इस बार वह भागने में सफल भी हो गई तो आगे उसे क्या फायदा होगा? चाहे अन्य कुलीन लोग हों या फिर आम लोग, उसे एक हत्यारे के रूप में ही देखा जाएगा। उसका अंतिम परिणाम या तो पकड़ा जाना और उसे मृत्युदंड की सजा देना था, या फिर अपना नाम और सम्मान मिट्टी में छिपाना था तथा अपनी पहचान कभी उजागर नहीं करना था। इस तथ्य के बारे में सोचने मात्र से ही जेनी ने अपने भविष्य के प्रति अंधकार में दृष्टिकोण अपना लिया। वो क्यों? चीजें इस तरह क्यों बदल गईं? जेनी रोई। जे, देखो तुम कितनी दयनीय स्थिति में हो। इस समय उसकी पीठ के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिससे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पलटकर देखा तो एक लंबे योद्धा को कवच पहने देखा, जिसके चेहरे पर एक भयानक निशान था। डैगर टॉड, मेरे पिता के निजी अंगरक्षकों में से एक, क्या तुमने भी मुझे धोखा देने की हिम्मत की? इस व्यक्ति में एक महान शूरवीर की तरह भयानक ताकत थी और वह उसके पिता का अंगरक्षक भी था और इस कारण उस पर काफी भरोसा किया जा सकता था। टॉड ने युवती के विलाप पर केवल हंसी उड़ाई। हालांकि उसकी मुस्कुराहट ने उसके जख्मी चेहरे को और भी अधिक भयावह बना दिया। वास्तव में मैं हमेशा लुकास की तरफ रहा हूं, अतः इसमें कोई विश्वासघात नहीं है। जेनी की पुतलियां फैल गईं क्योंकि उसे अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। और एक गुप्तचर ऑपरेटिव होने के इनाम के रूप में लॉर्ड लुकास ने मुझे आपको मारने से पहले आपके साथ आनंद लेने की अनुमति दी है। टोड ने अपने होंठ चाटे और एक कामुक मुस्कान प्रकट की। 5 साल, पूरे 5 साल तक मैंने आपको मुझे अंकल टॉड कहते हुए सुना है। वास्तव में अपने कर्तव्यों के दौरान मैंने अक्सर तुम्हें अपने वश में करने, तुम्हारा आनंद लेने, तुम्हें चीरने के बारे में सोचा है। तुम बीमार विकृत। उस आदमी की यह बात सुनकर कि वह उसे तब से चाहता था जब वह 10 साल की बच्ची थी, जेनी के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, मैं एक विकृत व्यक्ति हूँ, लेकिन आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आर्गस परिवार की मिस्सी। टॉड ने अपने दस्ताने उतारते हुए कहा, आराम करो, मैं तुम्हें अच्छा समय दूंगा। जेनी पीछे की ओर भागी, मानो टॉड कोई भयानक जानवर हो। हालांकि इस क्षण में टॉड एक राक्षस से भी बदतर था। मुझे बचाओ, मदद करो, कोई कृपया मुझे बचाओ। लड़की असहाय होकर रोने लगी और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। रुकना। इसी समय एक अत्यंत युवा आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक ब्लेड के घूमने से हवा चलने लगी। टॉड ने पीछे कूदकर उस लड़के की ओर देखा जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया था। बेलिन। जेनी बेलिन की बाहों में सिमट गई और धीरे से रोने लगी। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेलिन ने अपने सामने खड़े बड़े शूरवीर को उदासीनता से देखा। वह गुस्से से उबल पड़ा, क्योंकि अगर वह थोड़ी देर से आता तो जेनी के साथ कुछ बुरा हो जाता। यह उसके जीवन में पहली बार था कि बेलिन किसी को इतनी बुरी तरह से मारना चाहता था। मुझे मार डालो, क्या तुम ये करने में समर्थ हो? टॉड ने अपनी कमर पर लटकी तलवार निकाली। तुम अवश्य ही इस मिस्सी के प्रेमी हो। मैंने तय कर लिया है कि पहले मैं तुम्हारे चारों हाथ पैर काट डालूंगा, फिर उसे तुम्हारे सामने ही ले जाऊंगा। उस समय आपकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से देखने में बेहद दिलचस्प होगी। शायद आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। टॉड ने अपने होंठ चाटे और मुस्कुराया। आर्घा। बेलिन ने अपना क्रॉस ब्लेड घुमाया जिसमें से एक सफेद रोशनी की चमक थी, क्योंकि वह एक पल भी अधिक सुन नहीं सकता था। ग्रैंड नाइट। टोड तुरंत गंभीर हो गया। उसकी विशाल तलवार को आगे की ओर घुमाया गया, जिससे वह क्रॉस ब्लेड से टकराए और चिंगारियां निकलने लगीं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। तारांकन टॉड कई कदम पीछे हट गया। क्या शक्ति है? बेलिन के झूलने से उत्पन्न कंपन से उसके हाथ कुछ सुन्न हो गए। उसे मार डालो बेलिन, उसे मार डालो। जेनी बेलिन के पीछे जोर से चिल्लाई। अपने प्रियजन के प्रोत्साहन से बेलिन आगे बढ़ा और उसने वार किया, जिससे टॉड लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे चला गया। गुनगुनाहट। जैसे ही दोनों हथियार आपस में टकराए, टॉड ने अचानक अपनी विशाल तलवार छोड़ दी और तेज हवा की तरह बेलिन की ओर झपटा। काचा। तारांकन अचानक उसके हाथ में एक काला खंजर प्रकट हुआ और एक विषैले सांप की तरह बेलिन के दिल में घुस गया। बेलिन ने अपने शरीर को दूर हटाने के लिए संघर्ष किया और उसकी छाती पर आध्यात्मिक जीवन शक्ति की एक परत प्रकट हुई। तारांकन पाक। तारांकन पतले चमड़े की तरह खंजर ने बेलिन की छाती पर गहरा घाव कर दिया, जिससे खून तेजी से बहने लगा। तारांकन शिंग। तारांकन टॉड अचानक दूर से प्रकट हुआ और अपने खंजर की धार चाटने लगा। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि वे मुझे डैगर क्यों कहते हैं। क्योंकि मुझे इस खंजर से अपने शिकार का मांस काटना और फिर उन्हें पीड़ा से मरते देखना पसंद है। टॉड का चेहरा लाल हो गया और वह उत्साह से बोला, तुम्हारा खून सबसे स्वादिष्ट है जो मैंने कभी चखा है। गुप्त आंधी तकनीक। टॉड चिल्लाया और आध्यात्मिक जीवन शक्ति उसकी पिंडलियों के चारों ओर लिपट गई। शिक शिक। तारांकन वह फिर आगे बढ़ा, इस बार पहले से भी अधिक तेजी से। धत्तेरी की गुप्त तकनीक क्रॉस स्टार। कई घावों से पीड़ित होने के बाद बेलिन इसे और सहन नहीं कर सका और चिल्लाया। तारांकन विंग। तारांकन उसके शरीर का आकार अचानक दोगुना हो गया क्योंकि पारदर्शी कवच की एक परत ने उसकी रक्षा की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स काचा। टोड के काले खंजर ने पारदर्शी कवच को चीर दिया, लेकिन वह सुरक्षित रूप से उछलकर दूर जा गिरा। यह एक रक्षात्मक गुप्त तकनीक है। टोड की आंखें चमक उठीं।
ग्रैंड नाइट्स के लिए कई गुप्त तकनीकें थीं, लेकिन उनमें से कई केवल एक ही विशेषता में एक बड़ा बढ़ावा थीं। उदाहरण के लिए, टॉड की गुप्त तकनीक गति पर केंद्रित थी, जिससे उसकी गति उसकी मूल गति से दोगुनी हो गई। उन्होंने जो देखा, उससे पता चला कि बेलिन ने एक ऐसी तकनीक अपना ली थी, जिससे उनकी रक्षा क्षमता बढ़ गई थी। मूर्ख, एक बार तुम्हारी तकनीक खत्म हो गई, तब भी तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे। टॉड के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। हालांकि बेलिन अचानक चले गए। रफ्तार, बेलिन बहुत तेज था। जब वह चलता था तो उसके पारदर्शी कवच से होकर गुजरने वाली हवा से तीखी आवाज पैदा होती थी। टॉड केवल नंगे चित्र ही देख सकता था। यह वास्तव में दो विशेषताओं का बफ है। टॉड ने ऊंची आवाज में चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखों में लालच और अधिक स्पष्ट हो गया। ऐसी तकनीक काफी उच्च कोटि की थी जो केवल मिथकों में ही मौजूद थी। यहां तक कि आर्गस परिवार ने भी लंबे समय तक किसी को ऐसी तकनीक का प्रयोग करते नहीं देखा था। हालांकि टॉड के पास सोचने के लिए अधिक समय नहीं था। बेलिन पहले ही उसके सामने आ चुका था। उसने अपना क्रॉस ब्लेड उठाया और टॉड पर क्रोधपूर्वक वार करने लगा। क्लैंग, टॉड ने पीछे छलांग लगाई और अपने हाथ में लिए खंजर से हमला किया। पिंग, जब दोनों हथियारों में टकराव हुआ तो टॉड का खंजर उसकी पकड़ से छूटकर उड़ गया। यहां तक कि एक ताकत बफ भी है। 3 विशेषताएं, एक गुप्त तकनीक जो 3 क्षेत्रों को बेहतर बनाती है। इस समय टॉड का दिमाग खाली था। 2 विशेषताओं वाला बफर कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ग्रैंड नाइट स्तर का ये 3 विशेषताओं वाला बफर व्यवहारिक रूप से अनसुना था, यहां तक कि किंवदंतियों में भी नहीं। हालांकि बेलिन को उसे कुछ भी समझाने की कोई इच्छा नहीं थी। वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार टॉड की गर्दन पर तान दी। तारांकन पो, तारांकन जख्मी चेहरे वाला सिर उड़ गया और गर्दन से 1 मीटर की ऊंचाई तक खून का फव्वारा बह निकला। जख्मी चेहरा उड़ गया और गर्दन से 1 मीटर की ऊंचाई तक खून का फव्वारा बह निकला। जेनी, क्या तुम ठीक हो? बेलिन ने पारदर्शी कवच को हटाया और जेनी की ओर दौड़ा। मैं ठीक हूं। जेनी ने अनायास ही उत्तर दिया, इससे पहले कि बेलिन उसके बगल में गिर पड़ती। हालांकि क्रॉस स्टार एक ऐसी तकनीक थी जो उन्हें लेलिन द्वारा सिखाई गई थी, जो एक ग्रैंड नाइट नहीं था। इसकी शक्ति अन्य ग्रैंड नाइट तकनीकों से अधिक थी, लेकिन फिर भी इसमें ग्रैंड नाइट तकनीक के समान गुण बरकरार थे। जहां तक बेलिन का प्रश्न है, जिसने इस तकनीक को सक्रिय किया था, वह दुर्बल अवस्था में पहुंच गया। यहां तक कि उसके लिए हाथ उठाना भी कठिन था, केवल उसकी आंखें और मुंह ही मुश्किल से हिल पाते थे। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? ये तो तुम्हें चिंता की बात भी नहीं है। जेनी रो पड़ी और एक बार फिर उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मैं ठीक हूं। बेलिन ने अपनी वर्तमान कमजोर स्थिति को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये सब व्यर्थ गया। मैंने इसके बारे में सोचा है, चलो लॉर्ड लेलिन से शरण मांगते हैं। वह निश्चित रूप से आपकी रक्षा करने में सक्षम होगा। बेलिन ने अपने मन की बात कह दी। उद्धरण चिन्ह ... हम ऐसा नहीं कर सकते। जेनी ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बेलिन, क्या आप इस दुर्भाग्य से सच्चाई को नहीं समझ सकते? लॉर्ड लेलिन ने पहले ही मुझे त्याग दिया है। जेनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बेहतर होगा कि आप लॉर्ड लेलिन के पास लौट जाएं, जहां वह आपकी रक्षा कर सकते हैं। लुकास तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। नहीं। बेलिन का चेहरा लाल हो गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। बेलिन, जेनी नीचे झुक गई और दोनों एक भावुक चुंबन में लिप्त हो गए। लंबी और तीव्र जीभ लड़ाई के बाद बेलिन तुरंत बदल गया लग रहा था। अब चलें मध्य क्षेत्र की ओर, जहां अंधेरे कल्पित बौनों का साम्राज्य है। अंधकार के क्षेत्र में जो भी हो, चलो हम यहां से ऐसी जगह चले जाएं जहां कोई हमें न ढूंढ सके और हमेशा खुशी से रहें। ठीक है, जेनी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खिलखिलाकर मुस्कुराए। अल्पविराम। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बेलिन ने जाने का फैसला कर लिया है। लेलिन ने अत्यंत साफ सुथरे और सुव्यवस्थित कमरे को देखकर प्रसन्नतापूर्वक विचार किया, जिसमें मेज पर एक पत्र रखा हुआ था। उसके लिए बेलिन केवल एक पालतू जानवर था जिसे वह अपनी चोट के इलाज के दौरान पाल रहा था। जहां तक वर्तमान लेलिन की बात है, वह पहले ही सही रास्ते पर लौट आया था और अब उसके पास बेलिन की देखभाल करने का समय नहीं था। शायद उसे जाने देना ही सबसे अच्छा विकल्प था। इसके अलावा लेलिन को बेलिन से कोई खास मतलब नहीं था। यहां तक कि अगर उसे एक ब्रांडेड तलवारबाज में बदल दिया गया तो रैंक 1 मैगस की ताकत लेलिन की सहायता के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि ये पहली बार है जब मेरे इरादे अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी क्रॉस ब्लेड तकनीक को पूरे ट्वाइलाइट जोन में फैलाएंगे और मेरे फार्लियर परिवार का नाम बर्बाद नहीं करेंगे। लेलिन की आंखों में एक गहरी रोशनी चमक उठी। पवित्र ज्वाला की अनुभूति के माध्यम से वह पहले से ही जानता था कि बेलिन और जेनी सामान्य लोग नहीं थे। इसके अलावा वे ट्वाइलाइट जोन में मुख्य पात्र के रूप में मंच पर दिखाई देंगे। कोई यह उम्मीद कर सकता है कि निकट भविष्य में निश्चित रूप से उनके पास किसी भी प्रकार का शांतिपूर्ण जीवन नहीं होगा। मुसीबतें एक के बाद एक उनकी तलाश में आएंगी, लेकिन तभी चीजें दिलचस्प होती हैं। मेरा सेटअप अंततः अच्छे उपयोग में लाया जा सकता है। लेलिन ने इस मामले को अपने दिमाग में रखने से पहले धीरे से मुस्कुराया। आज वह दिन था जब उसने सिगफ्रीड के साथ अन्य आधिकारिक मैगस से मिलने का दिन तय किया था। लेलिन काफी समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। तो ये यहाँ है। लेलिन और सिगफ्रीड आम लोगों के कपड़े पहने हुए एक बेहद आलीशान दुकान में चले गए।
गेर्सी चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे पूर्वी ट्वाइलाइट जोन में सबसे उत्कृष्ट सम्मेलन है। कुछ कुलीन लोग तो ये भी जानते हैं कि एक मैगी संगठन इस सम्मेलन का समर्थन कर रहा है। सिगफ्रीड ने लेलिन को ये समझाते हुए मुस्कुराया। यद्यपि वे ऐसे बोल रहे थे जैसे उनके आसपास कोई नहीं है, फिर भी उनकी आवाज़ इतनी दूर तक नहीं जा रही थी कि आसपास के लोग सुन सकें। जहां तक हमारा सवाल है, अन्य जादूगर जो छोटे छोटे संगठनों में हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, हम यहाँ कुछ दिनों के लिए एकत्रित होना पसंद करते हैं और हाल के प्रयोगों या ध्यान तकनीकों से प्राप्त अनुभवों से प्राप्त कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करना पसंद करते हैं। कभी कभी व्यापार भी आयोजित किया जाएगा। बेशक ये सब केवल आधिकारिक मैगस स्तर तक ही सीमित हैं। सिगफ्रीड ने एक बड़ा काला दस्ताना पहना हुआ था, जिसके अंदर उसने अपना धातु का कृत्रिम अंग छिपा रखा था। स्वागत, क्या मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता हो सकती है? दो खूबसूरत नौकरानियां आईं और पूछने लगी कि सिगफ्रीड गेर्सी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कब आया। मुझे वीआईपी कमरे में ले चलो। सिगफ्रीड ने नौकरानी को एक सुनहरा कार्ड दिया, जिसकी आंखें तुरंत चमकने लगीं। मेरे दोनों प्रभु, कृपया मेरे पीछे आओ। वह गहराई से झुकी, जिससे उसकी छाती की गोलाइयां दिखने लगीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसने अपने कूल्हों को बढ़ा चढ़ाकर हिलाया। कैसा है? क्या आप थोड़ी देर खेलना चाहते हैं? सिगफ्रीड ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए लेलिन से पूछा। अभी मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, तो शायद इसके बाद। लेलिन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही सामने खड़ी नौकरानी ने लेलिन की बातें सुनी, उसके चेहरे पर निराशा की लकीरें उभर आईं। यद्यपि वह कुछ हद तक निराश थी, फिर भी नौकरानी उन्हें तुरंत एक अत्यंत भव्य रूप से सजाए गए कमरे में ले आई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चूंकि मेरा स्तर उतना ऊंचा नहीं है, इसलिए हमारे मैनेजर यहाँ से कार्यभार संभालेंगे और आपकी सहायता करेंगे। लड़की ने फिर झुककर प्रणाम किया और विदा ली। हमारे मैगस वीआईपी कार्ड दूसरों से अलग हैं, इसलिए जो व्यक्ति हमें अगली बार सेवा देगा, वह हमारी आवश्यकताओं को जान लेगा और हमें कॉन्क्लेव में लेकर आएगा। सिगफ्रीड ने लेलिन को पूरी प्रक्रिया सरल भाषा में समझाई। सदस्यता पंजीकरण अत्यंत सरल है। आपको पहले एक आधिकारिक मैगस के पद तक पहुंचना होगा और फिर किसी अन्य मैगस से रेफरेंस लेना होगा। मैं बाद में आपके लिए एक रेफरल सेट कर दूंगा। मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेलिन धीरे से मुस्कुराया। तारांकन धमाका। तारांकन इसी समय वीआईपी कक्ष में लगी एक तैलचित्र खुल गई और सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। सम्मानित अतिथिगण, कृपया मेरे पीछे आइए। सुरंग में एक उच्च वर्ग की महिला प्रकट हुई, जिसके पास स्तर 3 की अनुचर की आध्यात्मिक शक्ति थी। उसकी त्वचा बेदाग और चीनी मिट्टी की तरह सफेद थी, उस पर किसी भी प्रकार के छिद्र नहीं थे। ठीक है, सिगफ्रीड ने अपना सिर हिलाया और महिला को आगे चलने दिया। हालांकि उन्होंने लेलिन से बात की, महिला को कुछ भी सुनाए बिना। वह गेर्सी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रस्तुत उच्च श्रेणी के सामान का एक उदाहरण है। यदि आप इच्छुक हैं, तो आप बाद में उनमें से कुछ खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कक्ष नए लोगों की जरूरतों के प्रति काफी उदार है। एक अनुचर के स्तर का गुलाम। लेलिन सदमे में था। दास का ये स्तर दक्षिणी तट पर स्थित नाइटलेस सिटी में दिखने वाले दासों से कहीं बेहतर था। नाइटलेस सिटी में लेलिन, जो रैंक 1 मैगस था, केवल लेवल 3 के एक बूढ़े अनुचर को खरीदने में कामयाब रहा था, जो अपने जीवन के अंत के करीब था। स्पष्टतः भले ही वे दोनों ही स्तर 3 के अनुयायी थे, फिर भी एक आकर्षक महिला की कीमत निश्चित रूप से एक मरते हुए बूढ़े व्यक्ति की तुलना में अधिक होगी। मार्ग काफी छोटा था और कुछ ही मिनटों के बाद वे अंत तक पहुंच गए। दरवाजा खोलने के बाद लेलिन को एक बड़े हॉल में लाया गया। अनेक सूर्य पत्थरों का प्रकाश हॉल के चारों कोनों में लगे क्रिस्टलों से होकर प्रवेश कर रहा था, तथा हॉल का हर कोना प्रकाशित हो रहा था। इस समय मैगी अलग अलग घेरे में बैठे हुए धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। उनकी मेजों पर कई हरे फल और पेय पदार्थ रखे हुए थे। इसके अलावा कई ऐसे व्यंजन जो लेलिन के लिए अज्ञात थे, उन्हें मैगी के लिए वहां रखा गया था, फिर भी बहुत कम लोगों ने उन्हें चखने की जहमत उठाई। आना, मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा। चारों ओर देखने के बाद सिगफ्रीड की आंखें चमक उठी जब उसने एक घेरे में बैठे लाल बालों वाले मैगी के एक समूह को देखा और उसने तुरंत लेलिन को उनके पास खींच लिया। यहाँ ये पृथ्वी अग्नि एसोसिएशन के मैगी हैं और वे मेरे मित्र भी हैं। जहां तक उसका सवाल है, यह मिस्टर लेलिन है, एक घुमक्कड़ जादूगर जो हाल ही में हमारी पूर्वी राजधानी में आया था। सिगफ्रीड ने दोनों पक्षों का परिचय कराया और लेलिन ने मुस्कुराते हुए जादूगरों के समूह को अपना अभिवादन भेजा। लेलिन के कुलीन स्वभाव और एक जादूगर होने के कारण उसके बढ़े हुए आकर्षण के कारण वह बहुत जल्द ही बर्फ तोड़ने में कामयाब हो गया और उनके साथ घुलने मिलने लगा। बर्फीले जैद बिच्छू सांस। लेलिन ने पृथ्वी अग्नि एसोसिएशन के सदस्यों की ओर देखा। यहाँ बैठे मैगी बहुत कम थे। लेलिन और सिगफ्राइड को मिलाकर वे केवल 5 लोग थे। चाहे वह दक्षिणी तट हो या ट्वाइलाइट जोन, आधिकारिक मैगस तक आगे बढ़ना आसान नहीं था। हालांकि एक बार जब कोई आगे बढ़ जाता है, तो उसकी स्थिति और पद में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है। जब मैंने हाल ही में गया की शक्ति का अध्ययन किया था, तो मुझे लगा कि पृथ्वी तत्व ऊर्जा कणों को आकर्षित करना बहुत कठिन था। यह विशेष रूप से गया की आभा को एकत्रित करने के विषय पर था। इस समय लाल बालों वाली मैगी में से एक ने अधीरता से बात करना शुरू कर दिया। इसके लिए मेरा मानना है कि ऊर्जा कण तालाब आपकी मदद करेगा। सिगफ्रीड ने बीच में ही अपनी राय रखी। ये यथार्थवादी नहीं है।
इसमें बहुत अधिक संसाधनों की खपत होती है। मैं ध्यान में सहायक 3 प्रकार के रूनों का उपयोग करने का सुझाव देता हूं, लेकिन फिर बाद में आपकी आध्यात्मिक शक्ति में अशुद्धियों की समस्या आ जाती है। लेलिन ने पाया कि पृथ्वी अग्नि एसोसिएशन के इन जादूगरों ने अपने उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक गाइया माइट का उपयोग करते हुए प्रशिक्षण के दौरान अपने अनुभवों के बारे में काफी चर्चा की गई। कुछ समस्याओं पर बहुत गहन शोध किया गया था और इससे लेलिन को अपनी पवित्र ज्वाला और कैमोइन की शिष्या की साधना और पूर्णता में थोड़ी मदद मिली। ट्वाइलाइट जोन में आम प्रथा इस प्रकार थी, लोग एकत्र होते और ध्यान तकनीकों के अपने अनुभवों पर चर्चा करते और इस प्रकार संयुक्त रूप से प्रगति की आशा करते। बेशक, यदि कोई यह सोचता है कि इन सामान्य रूप से चर्चित वाक्यांशों पर निर्भर रहने से गया की शक्ति को पूरा करने में मदद मिलेगी, तो वह भ्रम में है। इस प्रकार इन मागी को इस बात की चिंता नहीं थी कि उनकी साधना के रहस्य लीक हो जाएंगे। जब लेलिन की अपने अनुभव को साझा करने की बारी आई, तो उसने एक छोटी सी बाधा के माध्यम से अपनी सफलता के बारे में बात की, जिससे अन्य मैगी के बीच कुछ यादें ताज़ा हो गईं। हालांकि रैंक 2 मैगस तक आगे बढ़ने में उन्हें बहुत कम समय लगा था, लेकिन उनके कैमोइन शिष्य भी दूसरे स्तर तक आगे बढ़ गए थे, जिसे उच्च स्तर माना जाता था। इसके अलावा एआई चिप द्वारा लगातार अनुमानित डेटा के तहत पवित्र ज्वाला नामक एक और उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक प्राप्त करने के बाद लेलिन की ध्यान तकनीकों की समझ इन पुराने दिग्गजों के ज्ञान से कहीं अधिक हो गई थी, जिन्होंने कई सैकड़ों वर्षों तक ध्यान तकनीकों में खुद को डुबो रखा था। ऐसा लगता है कि बाद में व्यक्ति को न केवल स्वयं को कड़वे अनुभवों से गुजरना चाहिए, बल्कि अपने साथियों के साथ भी अक्सर अनुभवों का आदान प्रदान करना चाहिए। सिर्फ इस एक चर्चा ने लेलिन को अपनी ध्यान तकनीकों से जुड़ी जटिलताओं और गलतफहमियों को सुझाने के लिए नए विचार दिए थे। यह इस तथ्य के बावजूद था कि यह चर्चा केवल गया की शक्ति से संबंधित थी, जो कि लेलिन द्वारा अभ्यास की जाने वाली ध्यान तकनीक नहीं थी। इसके अलावा इस बार एआई चिप द्वारा एकत्रित जानकारी पर भरोसा करते हुए लेलिन अपनी 2 ध्यान तकनीकों की गहरी समझ हासिल कर सका। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि मागी आपस में समान आदान प्रदान के प्राचीन सिद्धांत का पालन करते थे। लेलिन ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि ये मागी केवल सामान्य चीजों के बारे में बात करते थे और कुछ करने के विभिन्न तरीकों का उल्लेख करते थे। वास्तविक ठोस विवरण केवल 2 जादूगरों के बीच ही व्यापारिक लेन देन की तरह आदान प्रदान किया जा सकता था, तथा लेन देन करने वाले दोनों पक्षों के बीच सख्त गोपनीयता की अपेक्षा की जाती थी। अभी अभी सिगफ्रीड ने ऊर्जा कण तालाब से संबंधित कुछ जानकारी बेची थी और उसे भारी पारिश्रमिक मिला था। सार्वजनिक सूचना आदान प्रदान सत्र समाप्त होने के बाद अगला सत्र 2 लोगों के बीच लेन देन का था। यदि कोई आधिकारिक मैगस था, तो वह बिक्री के लिए सामान के साथ एक मेज लगा सकता था और ग्राहकों की प्रतीक्षा कर सकता था। यहाँ का माहौल खुले आसमान के नीचे की दुकानों और सड़क किनारे सामान बेचने वालों से बिल्कुल अलग था। मैगी सौदा करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने बहुमूल्य संसाधनों का प्रदर्शन करना और उनके साथ खेलना पसंद था। क्रेता और विक्रेता दोनों को बातें करते और मुस्कुराते हुए देखना एक आम दृश्य था। कुछ लोग तो अपने सफल व्यापार का जश्न मनाने के लिए शराब भी पीते थे। दुर्भाग्य से, हालांकि ये भूमिगत संसाधन भी बहुत मूल्यवान थे, लेकिन उनमें से अधिकांश में लेलिन की कोई रुचि नहीं थी। एआई चिप के पास कुछ प्राचीन जानकारियों का ज्ञान होने के कारण वह आसानी से प्रदर्शन पर रखी वस्तुओं की पहचान कर सकता था तथा उनके नाम और उत्पत्ति को पहचान सकता था। ये दुख की बात थी कि ये संसाधन स्तर 1 मैगस के लिए तो उपयोगी थे, लेकिन लेलिन के लिए ये किसी काम के नहीं थे, जो पहले ही स्तर 2 मैगस तक पहुंच चुका था। हालांकि सब कुछ कहने और करने के बाद अंडरवर्ल्ड दक्षिणी तट जैसा नहीं था। लेलिन प्रदर्शन पर रखी कुछ वस्तुओं को पहचान नहीं पाया और परिणामस्वरूप उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। यह क्या है? लेलिन आगे की एक मेज के पास गया और एक वस्तु उठाई जो सफेद मेजपोश पर रखी हुई थी। यह एक विशिष्ट आकार की हड्डी से बनी बांसुरी थी, जिसके एक और कुछ अनियमित गोल छेद थे। ये सैक्सन बैगपाइप है, जो मैकिन्से युग के लीटन आर्चरची से विरासत में मिला था। ऐसा कहा जाता है कि इससे उत्पन्न होने वाली धुन बहुत सुंदर होती है, यहाँ तक कि यह जलपरियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों से भी बेहतर होती है। इस प्रकार इसका उपयोग जलपरियों को फंसाने के लिए चारे के रूप में किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश लीटन आर्चरची के विनाश के बाद से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस वाद्य यंत्र को बजाना जानता हो। विक्रेता एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो इस अवसर के लिए उपयुक्त वेशभूषा में था। उसके हाथ में एक लंबी डंडी वाला गिलास था जो गहरे लाल रंग की शराब से भरा हुआ था। मुझे इस प्रकार के प्राचीन संगीत वाद्य यंत्रों में बहुत रुचि है। मैंने वर्तमान में विभिन्न युगों के 3912 प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र प्राप्त कर लिए हैं तथा उन्हें अपने संग्रह कक्ष में रख लिया है। हालांकि ये वस्तु जो मैं अभी पकड़े हुए हूँ मेरे हाथों में चमक नहीं पाएगी, इसलिए मैं अधिक उपयुक्त स्वामी की तलाश में हूँ। मध्यम आयु वर्ग के सज्जन के चेहरे पर अफसोस दिखाई दिया, जैसे कि वह अपने ही प्रेमी को अलविदा कह रहा हो। यदि आप इस वस्तु का उपयोग प्राचीन रिक्विम बजाने के लिए कर सकते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी है। उसने लेलिन को शुभकामनाएं देने के लिए शराब का गिलास उठाया। क्षमा करें, लेकिन मुझे संगीत वाद्य यंत्र बजाने की बहुत कम समझ है। लेलिन कुछ हद तक चुप था, लेकिन मैगी के लिए भी यही सामान्य बात थी। अपने लंबे जीवन काल के कारण हमेशा प्रयोग करने और खेती करने के अलावा मैगी कुछ अतिरिक्त मौज मस्ती के लिए भी समय निकालते थे। कुछ विशेष प्रकार की संग्रहणीय वस्तुओं को एकत्रित करना कोई बहुत सामान्य या सुरक्षित शौक नहीं था। कुछ डाक मैगी ने अपने स्वभाव में भी बड़ा परिवर्तन अनुभव किया,
क्योंकि वे अजीब संग्रहणीय वस्तुओं को इकट्ठा करने के आदी हो गए थे, जिनमें से कुछ में खून की बदबू भी आती थी और अंततः उन्होंने दूसरों को और खुद को भी नुकसान पहुंचाया। ये सचमुच खेदजनक है। हालांकि एक दिन मैं निश्चित रूप से इसके असली मालिक को ढूंढ पाऊंगा। इस सज्जन को सचमुच अफसोस हुआ और वे आहें भरने लगे। आइए हम उस क्षण का आनंद लें जब मेरी कीमती वस्तु को उसका मालिक मिल जाएगा। सेंकना, प्रोत्साहित करना। लेलिन ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन फिर भी उसने संतरे के जूस का एक गिलास उठा लिया। तभी एक मध्यम आयु वर्ग के सज्जन ने अपना गिलास लेलिन के गिलास से छुआया, जिससे स्पष्ट डिंग ध्वनि उत्पन्न हुई। इस ट्रेडिंग सत्र में इस अजीब सज्जन मैगस जैसे कुछ ही लोग थे। अधिकांश मैगी चुपचाप अपना आदान प्रदान कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया था कि उनकी वस्तुओं का आदान प्रदान केवल वस्तुओं या संसाधनों के लिए ही किया जा सकता है, जबकि अन्य लोगों ने भी जादुई क्रिस्टल स्वीकार कर लिए और अपने लेन देन पूरे कर लिए। ट्वाइलाइट जोन में जादुई क्रिस्टल भी मैगी के बीच सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली मुद्रा थी। लेलिन ने उन लेन देन का फायदा उठाया जिसमें जादुई क्रिस्टल का उपयोग करके कई संसाधन खरीदे गए थे जो केवल ट्वाइलाइट जोन में ही पाए जा सकते थे, और उसका इरादा वापस जाकर उनमें से प्रत्येक को अच्छी तरह से देखने का था। क्योंकि वह चिंतित था कि दोनों पक्षों के जादुई क्रिस्टल में सूक्ष्म अंतर हो सकते हैं, लेलिन ने दक्षिण तट से लाए गए सभी जादुई क्रिस्टल को शुद्ध कर दिया था और उन्हें सबसे शुद्ध सार वाले जादुई क्रिस्टल में परिवर्तित कर दिया था। इस तरह की शुद्धता वाले जादुई क्रिस्टल ठीक उसी जादुई क्रिस्टल की तरह थे जिसका उपयोग लेलिन ने तब किया था जब उसने प्राचीन टेलीपोर्टेशन संरचना को खोला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई बार शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब लेलिन के जादुई क्रिस्टल में दक्षिण तट की कोई भी विशेषता पाना असंभव था। सोने के सिक्कों के साथ भी यही मामला था। दक्षिण तट से आए सोने के सिक्कों पर सजावटी डिजाइन ट्वाइलाइट जोन से बहुत अधिक मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन लेलिन ने अपने सभी सोने के सिक्कों को पिघलाकर सोने का एक टुकड़ा बना दिया था ताकि कोई भी व्यक्ति यह न बता सके कि ये दक्षिण तट से आया है। जब लेलिन घूम रहा था तो वह कभी कभी अन्य मैगी को सौदेबाजी, व्यापार आदि करते हुए देख रहा था, चुपचाप उन्हें देख रहा था और उनसे सीख रहा था। हालांकि इसी समय एक सफेद मेज पर रखी किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। यह क्या है? लेलिन ने सफेद मेज पर से बर्फ के टुकड़े जैसी दिखने वाली एक वस्तु उठाई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे उस वस्तु में रुचि थी। इस बर्फ के टुकड़े को एक हरे रंग के जेड बॉक्स में इस तरह संरक्षित किया गया था जैसे कि वह कोई बहुत मूल्यवान खजाना हो। हालांकि यह विशेषता वह नहीं थी जिसके कारण लेलिन का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ था। जब वह इस मेज की ओर जा रहा था तो उसने अपने रक्त में हलचल महसूस की, मानो वह किसी वस्तु पर प्रतिक्रिया कर रहा हो, और वह वस्तु ये बर्फ का टुकड़ा था। इस समय जबकि लेलिन अपने दोनों हाथों से बर्फ के टुकड़े को पकड़ रहा था, जो अनुभूति उसने पहले महसूस की थी वह अब तीव्र हो गई थी। तारांकन जी उस बर्फ के टुकड़े से एक सफेद धुंध निकली और बहुत जल्दी मोटी बर्फ की परत में बदल गई जिसने लेलिन की उंगलियों को जमा दिया। सफेद बर्फ की यह मात्रा लेलिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी, लेकिन फिर भी उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि जब इस ठंडी हवा ने उस पर आक्रमण किया तो उसके शरीर में कैमोइन के रक्त में एक अजीब परिवर्तन हुआ था। यह अनुभूति ऐसी है मानो क्रोध से जल रहे किसी व्यक्ति पर अचानक बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल दिया गया हो। ये सचमुच बहुत आनंददायक है। लेलिन ने मन ही मन आह भरी। वॉलॉक की भावनात्मक अस्थिरता एक रक्त संबंधी बीमारी थी और इसने पहले से ही लेलिन को लंबे समय तक परेशानी में डाल रखा था। यद्यपि एआई चिप ने अनुसंधान नोट्स और महान मैगस सेरहोम द्वारा छोड़े गए शांति औषधि के मूल नुस्खे के अनुसार उच्च स्तरीय शांति औषधि का अधिक आवंटन किया था, अंत में ये केवल बीमारी को दबा सकता था और इसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता था। अब उसके हाथ में बर्फ के टुकड़े जैसी यह वस्तु देखकर उसे कुछ आशा की अनुभूति हुई। मुझे लगता है कि जो वस्तु मैं पकड़ रही हूँ वह कम से कम 1 वर्ष तक मेरी भावनाओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को दबा सकती है। अगर मुझे ऐसी और चीजें मिल जाएं तो शायद भावनात्मक अस्थिरता पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेलिन की आंखों में एक खुशी की चमक दिखाई दी, लेकिन वह जल्दी ही छिप गई। वह बर्फ के टुकड़े का नाम और उत्पत्ति जानने से पहले अपनी कोई भी भावना प्रकट नहीं करना चाहते थे। ये बर्फीले जेड बिच्छू की सांस है। बर्फीले जेड बिच्छू बर्फ की गुफाओं में गहराई में रहते हैं और उनकी लार में बर्फ तत्व की उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों के विकास को बढ़ावा देने का प्रभाव होता है। इसे 500,000 जादुई क्रिस्टल के बदले बेचा जा रहा है, या इसे समान मूल्य की किसी वस्तु के बदले में भी खरीदा जा सकता है। लेलिन के सामने एक अत्यंत सुंदर महिला मैगस थी। उसके लंबे बैंगनी वस्त्र उसके शरीर की गोलाइयों को छिपा नहीं सके। इसके बजाय ये और भी अधिक आकर्षक था क्योंकि वस्त्र उन्हें छुपाने में असफल रहे। उसके हल्के बैंगनी बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे और उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान थी। इस महिला का रूप निश्चित रूप से लेलिन द्वारा देखी गई सभी महिलाओं में शीर्ष 10 में स्थान पर था, और इसके अलावा वह बेहद बुद्धिमान और सक्षम दिखती थी। मुझे एक प्रयोग करना है जिसके लिए इस वस्तु की बड़ी मात्रा की आवश्यकता है। क्या आप मुझे बर्फ की गुफा तक ले जा सकते हैं? या शायद मैं उन्हें थोक में खरीद सकता हूँ। महिला की मुस्कुराहट से लेलिन को पता चल गया कि उसने आईसीजेड स्कॉर्पियंस ब्रीथ की उसकी तत्काल आवश्यकता को समझ लिया था, इसलिए उसने बस शांति से इसे स्वीकार कर लिया। अनुसंधान और प्रयोग। इसी बीच एक जादुई क्रिस्टल मेज पर फेंका गया। लेलिन ने बर्फीले जेड बिच्छू की सांस को अपनी हथेली में रखा, लेकिन उसे वापस करने का कोई इरादा नहीं था। क्या ये सिर्फ एक प्रयोग है?
बैंगनी बालों वाले मैगस ने मुस्कुराते हुए कहा। मेज पर रखा जादुई क्रिस्टल उड़कर उसके हाथों में आ गया और पीछे एक टिमटिमाती काली छवि छोड़ गया। लेलिन ने उसे केवल खाली निगाह से देखा, मानो उसने जो कहा था वह सच था। ठीक है, महिला जादूगर ने अपनी उंगली को, जिसके नाखून पर डैफोडिल का लाल रस लगा हुआ था, बड़ी खूबसूरती से उठाया और जादुई क्रिस्टल को अपने पास रख लिया। मैं सेलिन हूँ। ICZ स्कॉर्पियन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह मेरी गुप्त छाप है। फिर उसने अपनी गुप्त छाप, जो बैंगनी डैफोडिल की तरह दिखती थी, लेलिन को दे दी। लेलिन ने सिर हिलाया और वहां से चला गया, और उसके ठीक बाद एक मोटा मैगस सेलिन के पास आया और उसके साथ गंभीरता से बातचीत करने लगा। लेलिन, मेरे दोस्त, आप कहाँ जा रहे हैं? इसी समय सिगफ्रीड टहलता हुआ वहां पहुंचा जहां वह था। आप सही समय पर आए। क्या आप जानते हैं कि वह बैंगनी बालों वाली महिला मैगस कौन है? लेलिन ने महिला मैगस की ओर इशारा किया, जो कभी कभी अपना मुंह ढक लेती थी और मोटी मैगस के साथ जीवंत बातचीत करते हुए खिलखिलाती थी। ओह, ये सेलिन है, एक छोटे से गिल्ड की उत्तराधिकारी। यद्यपि गिल्ड की ताकत ज्यादा नहीं है, वह पूर्वी राजधानी की एक प्रसिद्ध सुंदरी है। हालांकि वह बहुत चालाक है और कई मैगी जिन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे आप उकसाना चाहेंगे। सिगफ्रीड ने मुस्कुराने से पहले लेलिन को देखा। क्यों, क्या तुम्हें उसमें रुचि है? नहीं, हमने पहले भी कुछ सौदे किए थे। सिगफ्रीड का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसे और भी यकीन हो गया कि सेलिन कोई साधारण महिला नहीं थी। अनजाने में ही बक्से पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। हालांकि वॉरलॉक के रूप में उनके मार्ग के लिए ICZ स्कॉर्पियन की सांस सर्वोपरि थी, इसलिए वह इस अवसर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय तक इस दुष्ट के साथ खेलना होगा। लेलिन ने सेलिन की ओर देखते हुए मुस्कुराया। अल्पविराम, पूर्वी राजधानी में, उस विला के भीतर जिसे लेलिन ने खरीदा था। बेलिन की मौन विदाई के बाद केवल लेलिन ही भव्य विला का एकमात्र निवासी बचा था। चूंकि लेलिन ने कोई गुलाम नहीं खरीदा था, इसलिए उसे यहाँ खालीपन महसूस हुआ। इस समय लेलिन ने भूमिगत तहखाने में अलग से एक छिपी हुई सुरंग का निर्माण किया था। सुरंग के अंत में एक विशाल भूमिगत प्रयोगशाला थी, जिसके मध्य में एक चांदी की धातु से बनी प्रयोगात्मक मेज थी जिसके ऊपर टेस्ट ट्यूबें रखी हुई थीं। ये सभी चीजें वे थीं जो लेलिन अपने साथ लाया था। कितनी अजीब चीज है। इस समय लेलिन ने चांदी की चिमटी का इस्तेमाल किया और बर्फीले जेड बिच्छू की सांस को पकड़ लिया, जिससे उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक उठी। AI चिप की सूक्ष्म विश्लेषण क्षमताओं की सहायता से बर्फीले टुकड़े की सतह लगातार बढ़ती गई और अंततः 6 भुजाओं वाला एक विचित्र रून प्रकट हुआ। इस अजीब रून से शीतलता उभरी। बीप, बर्फीले जेड बिच्छू की सांस के घटकों का विश्लेषण पूरा हो गया है। मैट्रिक्स और छवियां बनाना, रक्तरेखा पर प्रयोगों का अनुकरण आरंभ। जल्द ही AI चिप की आवाज गूंज उठी। चलो शुरू करें। लेलिन ने गहरी सांस ली। प्राधिकरण प्राप्त हुआ। रक्तरेखा पर प्रयोग का अनुकरण शुरू। AI चिप ने डेटा पर काम किया। लेलिन की आंखें धुंधली हो गईं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह एक अलग आयाम में प्रवेश कर रहा है। वह धुंधले ढंग से एक पारदर्शी मानव आकृति को पहचान सका जिसके नसों में बैंगनी रक्त बह रहा था। बर्फीले जेड बिच्छू की सांस का इंजेक्शन लगाना। AI चिप की आवाज के साथ 2 पतली धातु की सुइयों ने कंधों पर मानव आकृति को छेद दिया और फिर छवियों ने शरीर में एक अजीब सफेद तरल बहते हुए दिखाया। तारांकन हुआला। तारांकन, एक बार जब बर्फीले जेड बिच्छू की सांस शरीर में प्रवेश कर गई तो उसमें झाग पैदा हो गया, जैसे कि गर्म तेल बर्फीले पानी से मिल गया हो, जिससे बहुत मजबूत प्रतिक्रिया हुई। प्रयोग किया गया शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा तथा आकृति के डेटा को दर्शाने वाली संख्याएं तेजी से बदलने लगीं, लगभग धुंधली हो गईं। रक्त प्रवाह और दबाव बढ़ जाता है और शरीर पर बोझ 5 गुना बढ़ जाता है। समय समय पर AI चिप लेलिन के लिए नए आंकड़ों को अपडेट और व्याख्या करेगी। ऊर्जा कणों का विकिरण शुरू करें। अपने भीतर की जीवन शक्ति को स्थिर करो। लेलिन ने एक बार फिर आदेश दिया। जल्द ही प्रयोगात्मक शरीर से काले तात्विक ऊर्जा कण निकलने लगे और ऐसे विकिरण के तहत शरीर धीरे धीरे स्थिर होने लगा। अंततः प्रायोगिक शरीर अपनी मूल अवस्था में लौट आया और शरीर में बैंगनी रक्त बहता रहा, ठीक वैसे ही जैसे गिलास के अंदर शराब बहती है। मुख्य अंतर यह था कि खून का रंग थोड़ा फीका पड़ गया था और उसका रंग गहरा हो गया था। वॉरलॉक का रक्त संबंधी भावनात्मक स्थिरता प्रयोग सफल रहा। मूल भावनात्मक तरंगों को दबाने के लिए अनुमानित समय 345 दिन 13 घंटे। AI चिप ने प्रयोग का सटीक विश्लेषण दिया। यदि खुराक बढ़ा दी जाए तो क्या इससे भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सकेगा? लेलिन ने AI चिप से पूछा। डेटा अपर्याप्त है। डेटा की संभावनाओं का विश्लेषण। AI चिप एक बार फिर कंप्यूटिंग मोड में चली गई। 5 घंटे बीत जाने के बाद ही AI चिप ने जवाब दिया। सफलता दर 67% है। अधिक उच्च स्तरीय बर्फीले जेड बिच्छू की सांस की आवश्यकता है। जैसा कि उम्मीद थी, इस प्रकार की बर्फीली जेड बिच्छू की सांस वास्तव में वॉरलॉक की भावनाओं से जुड़ी समस्याओं का इलाज कर सकती है। लेलिन की आंखें खुशी से चमक उठीं। यद्यपि प्राचीन वंश के वॉरलॉक के पास शक्तिशाली शारीरिक संरचना और जादुई क्षमताएं थीं, फिर भी उनके लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन था। हालांकि यह मुख्य कारण नहीं था कि वॉरलॉक की विरासत में गिरावट क्यों आई।
शक्तिशाली प्राचीन रक्त वंशों तक उनकी पहुंच के परिणामस्वरूप एक वॉरलॉक को प्राचीन शिकारियों के अक्षुण्ण जीन भी विरासत में मिलेंगे जो अत्याचारी और डरावनी भावनाओं से गहराई से भरे हुए थे। इस वजह से वॉरलॉक का व्यक्तित्व अक्सर चिड़चिड़ा होता था और वे जल्दी गुस्सा हो जाते थे, जो मैगस दुनिया में एक घातक दोष था। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अपनी आत्मा पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो ऐसी शक्ति का क्या मतलब है। इसलिए शांत और तर्कसंगत मैगी अपनी विरासत को आगे बढ़ा सकते थे। हालांकि दक्षिणी तट और ट्वाइलाइट जोन पर वॉरलॉक का कोई निशान नहीं था, संभवतः केवल मध्य महाद्वीप पर ही वॉरलॉक द्वारा छोड़ी गई कुछ विरासतें मौजूद थीं। बर्फीले जेड बिच्छू। लेलिन ने इस जीव से संबंधित सारी जानकारी जल्दी से एकत्रित कर ली। इस क्रिस्टल का नाम बताए जाने के बाद लेलिन ने इसकी विशेषताओं, आवासों, क्षमताओं आदि पर गहन अध्ययन शुरू किया। इस जीव का अध्ययन किया गया और सभी प्रासंगिक डेटा एकत्र किए गए। बर्फीले जेड बिच्छू एक उच्च ऊर्जा जीव जो अपने वयस्क अवस्था में रैंक 1 मैगस की शक्ति तक पहुंच जाता है। उपजाऊ भूमि की तलाश में वे अक्सर बर्फीली गुफाओं में निवास करते हैं। किंवदंती है कि वे प्राचीन काल में किसी दूसरी दुनिया से आए थे और ट्वाइलाइट जोन में प्रवेश करने के बाद उनमें कुछ विकासात्मक परिवर्तन हुए। केवल कुछ विशेष प्रकार के पुखराज से परावर्तित विशेष विकिरण ही उनके जीवन और प्रजनन क्षमता को बनाए रखने में सक्षम हैं। उनकी क्रिस्टलीकृत सांस कुछ उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों पर उत्तेजक प्रभाव डालने के लिए जानी जाती है। ये लेलिन द्वारा एकत्रित की गई सारी जानकारी का संक्षिप्त सारांश था। बर्फीली गुफा के संसाधनों पर पहले से ही कई संघों का एकाधिकार हो चुका था तथा वहां खुदाई का काम चल रहा था। लेलिन के लिए अकेले प्रवेश करना बेहद कठिन होगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे बर्फीले जेड बिच्छू की सांस प्राप्त करनी ही होगी। लेलिन की आंखों में इच्छा की ज्वाला चमक उठी। भले ही आकाश गिर जाए और पृथ्वी बिखर जाए, मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकूंगा। वॉरलॉक की भावनात्मक अस्थिरता को दबाना अत्यंत कठिन साबित हुआ, क्योंकि इतने सारे प्राचीन मैगी होने के बावजूद वे केवल इसे दबाने के तरीके ही खोज पाए। यदि लेलिन के पास एआई चिप और रक्तरेखा नहीं होती, तो वह निश्चित रूप से इतनी आसानी से आईसीजेड स्कॉर्पियंस ब्रीथ का उपयोग नहीं जान पाता। लेलिन को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे फिर से ऐसा भाग्यशाली मौका मिलेगा। हालांकि बर्फीले जेड बिच्छू की सांस को दमनकारी के रूप में उपयोग करना सभी वॉरलॉक के लिए काम नहीं कर सकता है, और शायद विशालकाय कैमोइन सर्प की रक्तरेखा वाले अन्य लोगों के लिए भी काम नहीं कर सकता है। हालांकि एआई चिप एक ऐसा संसाधन खोजने में कामयाब रही जो विशेष रूप से मेरे लिए काम करने में सक्षम है। लेलिन का चेहरा बेहद गंभीर था। वॉरलॉक की भावनात्मक अस्थिरता का इलाज करने के लिए कोई उपाय नहीं थे। इसके अलावा रक्तवंश में अंतर के कारण प्रत्येक वॉरलॉक की एक अद्वितीय शारीरिक विशेषता थी। इसलिए लेलिन खुद भी निश्चित नहीं था कि बर्फीले जेड बिच्छू की सांस प्रभावी होगी या नहीं। ये बहुत संभव था कि बर्फीले जेड बिच्छू की सांस लेलिन की सहायता करेगी, लेकिन विशालकाय कैमोइन सर्प के वंश के किसी अन्य वॉरलॉक की नहीं। दूसरे शब्दों में, इस संसाधन की अनूठी विशेषताओं ने इसे लेलिन के लिए विशेष रूप से प्रभावी बना दिया। इसके अलावा अन्य वॉरलॉक के उत्थान और पतन से लेलिन को कोई सरोकार नहीं था। उसे केवल इस बात की परवाह थी कि बर्फीले जेड बिच्छू की सांस उसके लिए उपयोगी थी और उसे इसकी अधिक आवश्यकता थी। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह उच्च गुणवत्ता वाला एक और आईसीजेड स्कॉर्पियंस ब्रेथ पा सके। मुझे इसके लिए योजना बनानी होगी। मुझे एक शांत और संयमित मन की आवश्यकता है। लेलिन ने चिमटी के बीच बर्फीले टुकड़े को देखा। एआई चिप पर प्रयोग के माध्यम से अब मुझे पता है कि हालांकि आईसीजेड स्कॉर्पियंस ब्रीथ मेरे मानसिक उतार चढ़ाव को दबा सकता है और मुझे लगभग 1 वर्ष तक स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होंगे। मुझे इन दुष्प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए कुछ औषधियां बनानी होंगी। इससे लेलिन को कोई परेशानी नहीं होगी। इतने लंबे समय तक 4 सीजन्स गार्डन में रहने के बाद लेलिन अब पोषण मास्टर नहीं रह गया था जो अभी अभी आगे बढ़ा था। 4 सीजन्स गार्डन एक विशाल शक्ति थी जो पोषण मास्टर्स द्वारा निर्मित थी। उनके पास विभिन्न प्रकार की औषधियों के बारे में जानकारी थी, साथ ही प्राचीन औषधियों को बनाने के बारे में भी जानकारी थी, और ये प्रयोग बहुत कठिन नहीं थे। स्वाभाविक रूप से लेलिन ने 4 सीजन्स गार्डन में संग्रहित सभी जानकारी को स्पंज की तरह अवशोषित कर लिया था, और साथ ही साथ वह अपनी औषधि बनाने की कला का भी अभ्यास कर रहा था। विभिन्न व्यवसायों और प्रयोगों के माध्यम से लेलिन ने अनुमान लगाया कि 4 सीजन्स गार्डन छोड़ने के बाद उनके कौशल उनके गुरु प्रोफेसर क्रॉफ्ट से कहीं अधिक हो गए थे, और यहां तक कि वे पोषण ग्रैंड मास्टर के दायरे तक पहुंच गए थे। एक पोषण ग्रैंड मास्टर उच्च श्रेणी की औषधियां बनाने में उनकी सफलता की दर लगभग 30% थी, और वे स्वयं भी नई प्रकार की औषधियां बनाने के लिए शोध कर सकते थे और प्रयास कर सकते थे। वार्ता। पूरे दक्षिणी तट पर केवल कुछ ही पोषण मास्टर थे, और उन सभी का कई प्रमुख शक्तियों द्वारा पीछा किया जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। इसलिए लेलिन ने औषधि निर्माण में अपनी उपलब्धि को उजागर करने का साहस नहीं किया। अपनी उम्र में रैंक 2 तक पहुंचना पहले से ही स्वर्ग विरोधी था, लेकिन अगर उसने औषधि बनाने में अपना कौशल दिखाया तो उसे सामान्य प्रतिभाशाली नहीं, बल्कि प्रकृति का एक विचित्र प्राणी कहा जाएगा। एक पोषण मास्टर की प्रगति उसके सिद्धांत अनुसंधान पर निर्भर नहीं थी, उसे बहुत अधिक मात्रा में व्यवहारिक कार्य करना पड़ता था। बहुत सारे संसाधनों को बर्बाद करने के बाद ही वह पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर सका और इस प्रकार प्रगति कर सका।
भले ही लेलिन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन बिना कुछ किए उसे औषधि निर्माण में उच्च स्तर पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता था। यदि कई मैगी ने उसकी जांच करने का फैसला किया तो उसकी एआई चिप का अस्तित्व भी उजागर हो सकता है। इस वजह से लेलिन ने हमेशा अपने असली क्षेत्र को पोषण में छुपाया था और इस बारे में चुप रहना पसंद किया था। पोषंस मास्टर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नवाचार था। अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर वे सूत्रों में सुधार कर सकते थे और फिर भी बहुत उच्च सफलता दर प्राप्त कर सकते थे। औषधि निर्माण में लेलिन की वर्तमान उपलब्धियों की बदौलत उसे बर्फीले जेड बिच्छू की सांस के साथ उपयोग किए जाने वाले कई सूत्रों को याद करने में सक्षम होने से पहले केवल थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ा, जो इसके दुष्प्रभावों को नकार देगा। बर्फीले जेड बिच्छू की सांस के दुष्प्रभावों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुझे एरोफ्रॉग वैनम, रेडिश स्टोनी फेस और ब्लैक माउंटेन बकरी के अंडे की आवश्यकता होगी और फिर मैं निष्प्रभावीकरण प्रक्रिया शुरू कर पाऊंगा। लेलिन ने अंततः एक फॉर्मूला चुन लिया। संयोगवश मेरे पास इन सभी वस्तुओं का एक हिस्सा है। इसके तुरंत बाद वह शराब बनाने की प्रक्रिया में गहराई से डूब गए। इस बर्फीले जेड बिच्छू की सांस का उपयोग उसके रक्त से दुष्प्रभावों को खत्म करने की सफलता या असफलता से संबंधित था और इस प्रकार उसे गंभीर होना पड़ा। अल्पविराम। लेलिन को अपनी प्रयोगशाला से बाहर आने में 2 दिन लग गए। 2 दिन पहले और अब उनकी स्थिति में थोड़ा अंतर आया है। उनका व्यक्तित्व ठंडा पड़ गया था और अब उनका आभास अप्राप्य हो गया था। उसकी त्वचा नर्म हो गई थी और उसमें से लगातार जेड जैसी चमक निकलती रहती थी। उसके काले बालों से एक ठंडक निकल रही थी जिससे आसपास का तापमान कुछ डिग्री कम हो गया। औषधि तैयार करने के बाद लेलिन को इसका उपयोग करने की उत्सुकता थी और देखना था कि क्या यह उसके वंश को सफलतापूर्वक दबा सकता है। एआई चिप ने लेलिन को पहले ही यह निश्चित आश्वासन दे दिया था कि जब तक औषधि प्रभावी रहेगी तब तक भले ही लेलिन को हर दिन खूनी लड़ाई में भाग लेना पड़े, उसके रक्त के प्रभाव से उसकी तर्कसंगत सोच भ्रष्ट नहीं होगी। केवल अब लेलिन को बर्फीले जेड बिच्छू की सांस पर शोध करने का आत्मविश्वास मिला। सिगफ्राइड, पहले मैंने आपसे सेलिन के गिल्ड के बारे में कुछ खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा था। क्या इस मामले पर कोई खबर है? सेलिन, अब मेरे पास कुछ समय है तो मुझे बताओ कि वह कहाँ है। हम सीधे वहां जा सकते हैं और आईसीजेड स्कॉर्पियन से संबंधित मामले पर व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। लेलिन ने सबसे पहले गुप्त छापों का उपयोग करके 2 छोटे संदेश भेजे। कुछ मिनट बाद उसे जवाब मिला। संपर्क पुस्तिका पर एक यांत्रिक भुजा की खाकी रंग की छाप चमक रही थी। मैंने पहले ही कुछ खुफिया जानकारी एकत्र कर ली थी और आपके उदार इनाम के साथ मुझे पहले से ही प्रकृति के गठबंधन के बारे में बेहतर समझ मिल गई है। मैं बाद में आपको जानकारी दे दूंगा। सिगफ्रीड ने लेलिन को कुछ अच्छी खबर दी। धन्यवाद, मैं बाद में आकर आपसे मिलूंगा। लेलिन मुस्कुराया। सिगफ्राइड की तुलना में सेलिन का उत्तर बहुत सरल था। इसके लिए एक समय और स्थान निर्धारित था तथा बाकी सभी बातों पर तभी चर्चा की जा सकती थी जब वे उस स्थान पर पहुंच जाएं। कितनी चतुर महिला है, लेलिन ने मूल्यांकन किया। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम भी जाकर फंस न जाओ। अल्पविराम, ये जगह है। लेलिन पूर्वी राजधानी में एक सुंदर कार्यालय के सामने पहुंच गया था। यह इमारत भूमिगत दुनिया की सामान्य संरचनाओं से काफी अलग थी जिसमें रक्षा पर जोर दिया गया था। यहाँ यह अत्यंत राजसी था और सुंदर तथा आंखों को भाने वाला प्रतीत होता था। ये सभी प्रकार के फूलों और पौधों से सुशोभित था, जबकि इसकी सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी। इस विपरीत शैली और अंदर की उच्च श्रेणी की विलासितापूर्ण वस्तुओं ने कई अभिजात वर्ग का ध्यान आकर्षित किया था, जिसके कारण वे इस स्थान की ओर पागलों की तरह दौड़े चले आते थे। हालांकि इसने अपने सदस्यों के लिए बहुत सख्त प्रणाली लागू की और केवल सीमित संख्या में ही ग्राहक प्राप्त हुए। इस स्थान के समर्थक भी अत्यंत दृढ़ थे तथा कुछ कुलीन परिवारों के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद मांग में तेजी से गिरावट आई। लेलिन ने इस कार्यालय में प्रवेश किया और सिगफ्रीड द्वारा दी गई जानकारी को याद करने लगा। नेचर्स अलायंस, ये वह गिल्ड था जिसमें सेलिन शामिल थी। ऐसा कहा जाता है कि इस छोटे आकार के गिल्ड का दूसरे विश्व के विभिन्न पौधों के साथ जुड़ाव था तथा पौधों की ग्रीनहाउस हैंडलिंग और इन पौधों पर शोध का उनका तरीका अत्यंत अनोखा और अत्याधुनिक था। इसके अलावा हालांकि नेचर अलायंस की उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक में मजबूत लड़ने की क्षमता नहीं थी, फिर भी यह समर्थन की भूमिका निभाने में बेहद उपयोगी थी। इसके अलावा इस तकनीक में प्रशिक्षण से अभ्यासकर्ता को अपने रूप को थोड़ा स्थायी रूप से बदलने की अनुमति मिलती थी, जिससे वे सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं में बदल जाते थे जो विपरीत लिंग से आकर्षण प्राप्त करने में सक्षम होते थे। अंत में इन संघों से स्नातक होने वाले मैगी अपनी जिद्दी प्रवृत्ति और दूसरों के साथ संवाद करने की अनिच्छा के कारण पारंपरिक मैगी से पूरी तरह से अलग थे। उनमें से अधिकांश बुद्धिमान, सक्षम और सामाजिक मेलजोल में अत्यंत कुशल थे। बाहर उनकी काफी अच्छी प्रतिष्ठा थी तथा अन्य छोटे संगठनों के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे। ये वह सारी जानकारी थी जो सिगफ्रीड ने सेलिन के पीछे के गिल्ड के बारे में एकत्र की थी। लेलिन को भी अंदर से बहुत मूल्यवान जानकारी मिली थी। अपना रूप बदलना, सामाजिक मेलजोल में कुशल होना, शक्तिशाली समर्थन होना। ऐसा लगता है कि नेचर्स अलायंस की उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक सीधे तौर पर किसी की ताकत नहीं बढ़ा सकती। इससे किसी का करिश्मा या मायावी क्षमता बढ़ सकती है। इसके अलावा अधिकांश छोटे गिल्डों और कुछ मध्यम आकार के गिल्डों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं।
इसका मतलब यह है कि यहाँ रैंक 2 या उससे उच्च स्तर के मैगस का प्रभारी होना लगभग असंभव है, अन्यथा ये बहुत पहले ही एक बड़े पैमाने का संघ बन चुका होता। यदि लेलिन अभी भी रैंक 2 वॉरलॉक होता तो वह स्वाभाविक रूप से अपना रास्ता बना लेता। हालांकि चूंकि वह अभी भी घायल था और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अनिश्चित काल तक चुप रहना पड़ा और रैंक 2 और उससे ऊपर के मैगी का अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना पड़ा। इसलिए उसे धैर्य रखना पड़ा और उस खेल में शामिल होना पड़ा जो यह चालाक दुष्ट सेलिन खेल रही थी। सुनिए श्रीमान, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? जैसे ही लेलिन अंदर गया, 2 नौकरानियों ने उसे आदरपूर्वक रोक दिया। जैसे ही उन्होंने उनका अभिवादन किया, लेलिन को एक अत्यंत साधारण किंतु सुरुचिपूर्ण इत्र की सुगंध आई। दोनों नौकरानियों ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनके शिष्ट व्यवहार का प्रशिक्षण स्पष्ट रूप से था जो कुलीन महिलाओं के समान था। हालांकि दासियों के पीछे खड़े कुछ शूरवीर लोगों को उनके भटके हुए विचारों को दूर करने के लिए पर्याप्त थे। मेरा सेलिन के साथ अपॉइंटमेंट है, लेलिन ने उत्तर दिया। लॉर्ड लेलिन, कृपया मेरे पीछे आओ। सेलिन का नाम सुनते ही दोनों नौकरानियों के शरीर में हल्की सी कंपन हुई और वे लेलिन के प्रति अधिक सम्मानपूर्ण हो गईं। लॉर्ड सेलिन क्षितिज मंडप में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षितिज मंडप? क्या ये वह अतिथि कक्ष नहीं है जो सर्वोच्च महत्व वाले लोगों के लिए आरक्षित है? एक कुलीन युवक ने वहां से गुजरते हुए चीखकर राहगीरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने गलत नहीं सुना है, ये होराइजन पवेलियन है। इस युवक की पृष्ठभूमि क्या है? मैंने किसी रईस के यहाँ आने के बारे में कुछ नहीं सुना है। पास के एक गुप्त हॉल से तरह तरह की बुदबुदाहटें सुनी जा सकती थीं। हालांकि उनकी आवाज़ें बहुत धीमी और धीमी थीं, फिर भी वे लेलिन के कानों तक पहुंचने में सक्षम थीं। लेलिन नौकरानियों के पीछे पीछे चला गया। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने वह सर्वोच्च महत्व के लोगों के लिए निर्धारित बैठक स्थल की ओर बढ़ गए। फूलों और पौधों से सजे कई गलियारों से गुजरने के बाद लेलिन अंततः क्षितिज मंडप में पहुंच गया। दोनों नौकरानियों ने पीछे हटने से पहले लेलिन के लिए दरवाजा खोला। कुहासा। पूरे कमरे में पतली सफेद धुंध की एक परत छाई हुई थी और कमरे के कुछ कोनों में रत्नों की चमक थी, जिससे वह स्थान पहले से भी अधिक भव्य लग रहा था। उसकी सुरम्य सुंदरता किसी काल्पनिक स्थान जैसी लग रही थी। इस धुंध में एक प्रकार का शांत और आरामदायक प्रभाव होता है जो सामान्य मानव शरीर के लिए भी उपयोगी है। लेलिन ने इसकी एक झलक पाने के बाद अपना निष्कर्ष निकाला। यहाँ तक कि उन्होंने धुंध की प्रतिकृति बनाने का फॉर्मूला भी समझ लिया। ये दुख की बात है कि आधिकारिक मैगस पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेलिन ने क्षितिज मंडप के लेआउट का अवलोकन जारी रखा। हरे पौधों ने कमरे के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था, लेकिन लेआउट बहुत साफ सुथरा था, जिससे प्रकृति के साथ एक होने का एहसास हो रहा था। ट्वाइलाइट जोन में हरे पौधे अत्यंत मूल्यवान संसाधन थे, क्योंकि सूर्य के पत्थरों से प्राप्त प्रकाश का उपयोग विभिन्न कवकों और जईयों को उगाने के लिए किया जाता था। जहां तक सब्जियों और फलों का सवाल है, वे केवल कुलीन वर्ग के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं थीं, और पौधे तो और भी दुर्लभ थे, जिनका उपयोग केवल सौंदर्यबोध के लिए किया जाता था। सेलिन लताओं से बनी कुर्सी पर आराम कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे लेलिन के आगमन का पता ही नहीं था। उसकी लंबी पतली टांगें दिख रही थीं और उसकी वह सुंदरता जो राज्यों के बीच युद्ध का कारण बन सकती थी। एक आधिकारिक जादूगर के लिए भी यह कोई छोटा प्रलोभन नहीं था। आहम। लेलिन ने हल्की खांसी की, जिसके बाद लेटी हुई महिला चौंक गई और उसने मुस्कुराते हुए लेलिन का अभिवादन किया। आप यहाँ हैं, मैगस लेलिन। उसकी प्रत्येक हरकत में शान थी और उसकी आवाज, जो कि एक चकवा पक्षी की तरह मधुर थी, किसी को भी नशे में डाल सकती थी। नमस्ते, मैगस सेलिन। लेलिन ने औपचारिक अभिवादन किया। उसके चेहरे पर न तो गर्मजोशी थी और न ही ठंड। एक आधिकारिक मैगस की आध्यात्मिक शक्ति कमरे के भीतर की जगह को घेरने के लिए पर्याप्त थी, और जब लेलिन ने प्रवेश किया तो उसने अपने शरीर पर आभा को नहीं छिपाया। ये तो अजीब बात होगी यदि इस महिला को उसके आगमन का पता ही न चले। हालांकि भले ही यह जानबूझकर किया गया हो, सेलिन का व्यवहार किसी भी प्रकार की नफरत पैदा नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी बच्ची शरारत कर रही हो, जो कि कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। हालांकि इस दृश्य को देखने के बाद लेलिन को अपनी ध्यान तकनीक पर और भी अधिक यकीन हो गया। एक श्रेष्ठ भ्रामक तकनीक का प्रयोग न केवल विरोधियों पर, बल्कि प्रयोगकर्ता पर भी किया जाता था। इससे अक्सर विरोधी मैगी को उन पर दर्द पहुंचाना असहनीय हो जाता था। यह अत्यंत स्पष्ट था कि सेलिन की ध्यान तकनीक इस स्तर तक पहुंच गई थी। सेलिन, इस तरह की ध्यान तकनीक का केवल एक ही प्रभाव है, और वह है दूसरों के साथ आत्मीयता बढ़ाना। स्वाभाविक आत्मीयता, सभी चीजों के प्रति आत्मीयता। अपने चरम पर, यह बुद्धिमान प्राणियों और उनकी अचेतन मनस्थिति को भी प्रभावित करेगा। इसके अलावा यह भ्रमकारी तात्विक ऊर्जा कणों को भी आकर्षित करेगा। लेलिन ने जल्दी से सेलिन की ध्यान तकनीक का अनुमान लगा लिया। भयानक। अपने बाद के चरणों में यह ध्यान तकनीक आधिकारिक मैगी को भी प्रभावित करेगी, जहां ऊर्जा कण मैगस के शरीर में प्रवेश करेंगे और उनकी आत्मा के प्राकृतिक झुकाव को प्रभावित करेंगे। बेशक इस ध्यान तकनीक में सेलिन की उपलब्धि अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंची थी। इसके अलावा लेलिन ने अपनी वर्तमान स्थिति से अधिक स्तर का केवल अनुमान लगाया था, जो शायद सच भी नहीं है। जाहिर है, उसकी चमकदार उपस्थिति अभी भी लेलिन को मोहित नहीं कर सकी। इसलिए लेलिन ने सेलिन की सुंदरता की पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की थी और बैठने के लिए बेलों से बनी एक और कुर्सी ढूंढी, जो उसके सामने थी।
मुझे यकीन है कि मिस सेलिन मेरे यहाँ आने के इरादों के बारे में बेहद स्पष्ट हैं। लेलिन ने जो रवैया दिखाया उससे सेलिन की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि बहुत जल्द ही वह खड़ी हो गई और अपनी पीठ को तानते हुए अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। चूंकि मिस्टर लेलिन ने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है, इसलिए मैं अब और बात नहीं घुमाऊंगा। सेलिन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराई। बर्फीली गुफा मेरे गिल्ड नेचर्स अलायंस द्वारा नियंत्रित नहीं है। जहां तक बर्फीले जेड बिच्छू की बात है तो इसका जहर जादूगरों के लिए भी समस्या पैदा करता है। इसके अलावा विशिष्ट आईसी जेड स्कॉर्पियन में अर्ध परिवर्तित तात्विक मैगस की शक्ति होती है। किंवदंतियों के अनुसार शीर्ष रैंक एक मैगस अपने राजा को भी नहीं हरा सकता था। इतनी सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें प्राप्त होने वाले प्रत्येक आईसी जेड स्कॉर्पियंस ब्रीड के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इससे भी अधिक परेशानी वाली बात यह है कि इस प्रजाति को पालतू नहीं बनाया जा सकता और वे किसी भी अन्य जीवित चीज पर हमला कर देंगे। सच कहूं तो जो सामग्री मैंने बिक्री के लिए रखी थी वह मेरे पास मौजूद आखिरी वस्तु थी। सेलिन लगातार अपनी शिकायतें व्यक्त करती रही, एक कमजोर और असहाय युवती की तरह दयनीय प्रतीत होती रही। लोग अक्सर उसकी आधिकारिक मैगस के रूप में पहचान को भूल जाते थे। हालांकि लेलिन ऐसे किसी जाल में नहीं फंसना चाहता था। इसके अलावा भले ही उसे वास्तव में ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, लेलिन का उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे खेद है, लेकिन इस बार यहाँ आने का मेरा उद्देश्य बड़ी मात्रा में बर्फीले जेड बिच्छू की सांस इकट्ठा करना है। इसके अलावा यदि आपको कोई कठिनाई आती है तो हम अपनी बातचीत बदल सकते हैं। मुझे बर्फीली गुफा में प्रवेश करने का परमिट और विस्तृत नक्शा लाओ। बदले में मैं बड़ी मात्रा में जादुई क्रिस्टल, बहुमूल्य संसाधन और यहाँ तक कि उच्च श्रेणी की शोध सामग्री भी देने को तैयार हूँ। लेलिन ने प्रभावशाली और दबंग अंदाज में बात की। बेशक बर्फीली गुफा में प्रवेश करने के लिए वह अन्य संगठनों से निपट सकता था या फिर घुसपैठ का रास्ता चुन सकता था। हालांकि एक ईमानदार पहचान रखना हमेशा एक अच्छी बात रही है। इसके अलावा लेलिन ने पहले ही अन्य गुटों के बारे में पूछताछ कर ली थी जो बर्फीली गुफा की सुरक्षा कर रहे थे। वे या तो एक प्रकार की बुद्धिमान प्रजाति थे या फिर अत्यंत जिद्दी, रूढ़िवादी मनुष्य थे। लेलिन उनसे कुछ हासिल कर सकता था या नहीं, यह एक रहस्य बना रहा। चाहे जो भी हो, यदि लेलिन कोई बड़ी हलचल पैदा नहीं करना चाहता था तो सबसे अच्छा तरीका नेचर अलायंस के माध्यम से इसमें शामिल होना था। बेशक अगर उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था तो लेलिन को कुछ समय के लिए एकांत में जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, इससे पहले कि वह रैंक 2 वॉरलॉक की ताकत हासिल कर ले और बलपूर्वक अपना रास्ता बना ले और यहाँ तक कि क्षेत्र पर अपना एकाधिकार भी कर ले। प्रवेश परमिट, क्या नक्शा भी है? सेलिन ने सिर झुकाकर सोचा, लेकिन जल्द ही उसने मना कर दिया। क्षमा करें मिस्टर लेलिन, आप नेचर एलायंस से नहीं हैं, इसलिए अगर मैं आपको अंदर आने दूं तो दूसरे गुट इससे बहुत खुश नहीं होंगे। हालांकि अगर आप नेचर एलायंस के सदस्य होते तो कोई समस्या नहीं होती। सेलिन मुस्कुराई। लेलिन जोर से हंसा। केवल प्रवेश परमिट के लिए आप चाहते हैं कि मैं एक सदस्य के रूप में शामिल हो जाऊं? क्या आप थोड़े ज्यादा भोले नहीं हैं? ये निश्चित रूप से उस स्तर पर नहीं रुकेगा। यदि आप, मिस्टर लेलिन, इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं तो आपको प्रोफेसर की मानद उपाधि देने के लिए तैयार है, साथ ही वेतन के रूप में प्रति वर्ष 500,000 जादुई क्रिस्टल भी देगी। इसके अलावा बहुमूल्य संसाधन और प्रयोगशाला आपके लिए खोल दी जाएगी। श्रीमान, क्या तुम सेलिन की मदद नहीं करोगे? सेलिन बहुत ही ईमानदार लग रही थी जब वह इतने प्यार भरे अंदाज में बोल रही थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी बड़ी चमकदार आंखों से लहरें निकलती हुई प्रतीत हो रही थीं। लेलिन कुछ देर के लिए चौंक गया, फिर उसने मुस्कुराकर सेलिन की आंखों में आंखें डाल लीं। एआई चिप की पहचान के तहत एक अत्यंत अगोचर आध्यात्मिक शक्ति उसके सामने प्रकट हुई। इसके अलावा जिस दिशा में ये जा रहा था वह लेलिन का मस्तिष्क और उसकी चेतना का सागर था। उसने सचमुच मुझ पर भ्रम फैलाने का साहस किया। लेलिन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। यह महिला कुछ हद तक लापरवाही से काम कर रही थी। रैंक 2 वॉरलॉक के रूप में उसके वंश से स्वचालित जवाबी हमले का उल्लेख नहीं करना, उसकी विशाल आध्यात्मिक शक्ति सेलिन को एक प्रतिक्रिया का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी जो उसे एक मूर्ख में बदल सकती थी। हालांकि उसके लिए अभी भी उसके पास उपयोग था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इतना क्रूर नहीं होगा। लेलिन की आंखों से एक बड़ी लाल रंग की रोशनी निकली और आने वाली आध्यात्मिक शक्ति को टुकड़ों में तोड़ दिया। यह एहसास होने पर सेलिन का चेहरा पीला पड़ गया। लेलिन, जो हमेशा से ही कम चर्चा में रहता था, हमेशा से ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा तरंगों को दबाता रहा था। सतह पर वह एक साधारण रैंक 1 मैगस ही था। इसी कारण से सेलिन उस पर भ्रम पैदा करने को तैयार थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लेलिन नाम का ये जादूगर अपनी अधिकांश ताकत छुपा रहा था, जिसके कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। कई मामलों में जादू उल्टा भी पड़ सकता है और जादू करने वाले व्यक्ति पर ही विपरीत प्रभाव डाल सकता है, जिससे उसे नुकसान हो सकता है। सेलिन ने संघर्ष किया, वह अपनी नजरें हटाना चाहती थी। हालांकि उसकी गर्दन एक निश्चित स्थिति में अटकी हुई लग रही थी, जो 1 इंच भी हिलने में असमर्थ थी। हैरान, सेलिन केवल लेलिन को दयनीय दृष्टि से देख सकती थी, जिससे उसे समझने की उम्मीद थी। कुछ देर तक उसके साथ खेलने के बाद लेलिन ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी आंखों से आ रही लाल किरणों को रोक लिया।
इस बीच सेलिन हिंसक रूप से कांपने लगी, उसकी सुंदर नाक से 2 लाल रेखाएं बह निकलीं और उसके आकर्षक चेहरे पर एक दोष पैदा कर दिया। एक शीर्ष रैंक एक मैगस। आप शीर्ष रैंक एक मैगस हैं। सेलिन ने अपनी शक्ल सूरत पर ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाई और चिल्ला उठी। इस आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क के माध्यम से सेलिन को पता चल गया कि उसके पास एक आध्यात्मिक शक्ति थी जो सागर की तरह गहरी और गहन थी। वहां की बर्फीली और डरावनी आभा से उसे बहुत डर लग रहा था। वह भ्रम फैलाने की अपनी क्षमता पर अत्यधिक आश्वस्त थी। ध्यान तकनीकों के अभिलेखों के आधार पर केवल वह व्यक्ति जिसके पास कम से कम रैंक 1 के शीर्ष मैगस की शक्ति होगी, वह बलपूर्वक उसके भ्रम को तोड़ने में सक्षम होगा। इस बिंदु पर उनके जैसे मैगी ने मूल रूप से अपने तात्विक सार को पूरी तरह से परिवर्तित कर लिया था और उनके पूरे शरीर में थोड़ा परिवर्तन आया था। साधारण भ्रम मूलतः बेकार थे। और यहाँ लेलिन एक शीर्ष रैंक एक मैगस था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सेलिन को इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा था कि मिस्टर लेलिन को पहले ही रैंक 1 के शिखर पर पदोन्नत किया जा चुका है। कृपया इस अचानक जांच के लिए मुझे माफ करें। मुझे जाने देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेलिन गंभीर दिखी, उठी और लेलिन की ओर श्रद्धा भाव से झुकी। इस स्थिति में जहां संघों का प्रबंधन आमतौर पर आधिकारिक मैगी द्वारा किया जाता था, एक सर्वोच्च रैंक एक मैगस कई छोटे संघों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। सेलिन शीर्ष रैंक एक मैगस की विनाशकारी शक्ति से बहुत परिचित थी। इस स्तर पर मागी मध्यम स्तर के गिल्डों के लिए तुरुप का पत्ता बनने के लिए पर्याप्त थे। वे यहाँ क्यों दिखाई देंगे? जब सेलिन झुक रही थी, उसने चुपके से अपना सिर उठाया और उस युवक का नाप लिया जो बेहद सुंदर था। उसके मन में तरह तरह के विचार उभरने लगे। यह कोई खास बात नहीं है। व्यापार के संबंध में क्या चल रहा है? लेलिन ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। इस छोटी सी शैतानी के लिए अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाना ही काफी था ताकि वह उनके बीच के अंतर को देख सके। जब सत्ता में अंतर आकाश और पृथ्वी के बीच जितना हो, तो कोई भी षड्यंत्र व्यर्थ होगा। व्यापार बहुत जरूरी नहीं है। कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। सेलिन के रवैये में अब 180 डिग्री का बदलाव आ चुका था। वह थोड़ा झुकी और फिर तितली की तरह अंधेरे में उड़ गई। उसने उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराया और कुछ ही मिनटों में वह पुनः उसके सामने आ गई। हालांकि अब उसने बैंगनी सुनहरे रंग का गाउन पहन रखा था और अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वह पहले जितनी दयनीय नहीं लग रही थी। वह एक गोल्ड डिस्क भी पकड़े हुए थी। ये हमारे कार्यालय का संग्रह है। हर साल बहुत अधिक उत्पादन नहीं होता है और हम इसका उपयोग केवल महत्वपूर्ण मेहमानों के मनोरंजन के लिए करते हैं। सेलिन ने मुस्कुराते हुए उस वस्तु को मेज पर रखी गोल्ड डिश में रख दिया। ये बीज जैतून के आकार का था। वहां अखरोट पर बने नमूनों के समान कुछ निशान भी थे और संभवतः वे किसी पौधे के बीज थे। सेलिन के पीले जैद जैसे हाथों ने बीज को छुआ। तारांकन विंग। तारांकन हरी किरणों के एक चक्र के साथ पूरा बीज कांपने लगा। तारांकन पाक। तारांकन बीज से एक सफेद पंखुड़ी फूटी, फैली और फिर संख्या में बढ़ गई। इसके बाद भूरे रंग की शाखाएं, फिर हरे पत्ते और गुलाबी फूल थे। हरी किरणों के नीचे ये बीज तेजी से अपने पूरे संक्षिप्त जीवन में चला गया और जब सभी फूल की पंखुड़ियां गिर गईं, तो एक शाखा पर एक लाल फल दिखाई दिया जो सेब जैसा था। ये हमारा एक विशेष स्थानीय उत्पाद है, सिजली फल। चूंकि यह बहुत कम समय तक ही पकता है, इसलिए इसके शुद्ध मिलावट रहित स्वाद का आनंद लेने के लिए इसे तोड़ने के तुरंत बाद ही खाया जाना चाहिए। सेलिन ने सौम्य मुस्कान के साथ लेलिन को समझाया। जीवन में चमत्कार सचमुच शानदार और असंख्य हैं। लेलिन ने प्रशंसा की। ऐसा चमत्कार केवल जादू से ही संभव था। उन्होंने पौधे से फल तोड़ा और पौधा, जिसने अपना फल खो दिया था, तुरंत मुरझा गया और कुछ ही सेकंड में भूरे तरल पदार्थ के एक पोखर में बदल गया।